आज है बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव का दिन। ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी के चलते खुलने थे कमजोर, खुले भी और उसके बाद आई शानदार रिकवरी भी। लेकिन रिकवरी के बाद फिर से फिसले और फिसलने के बाद 2 बजे से फिर से है रिकवरी के आसार। तो बस यही सिलसिला 3:30 तक चलेगा और ऐसे में जानना अहम होगा कहां होगी एक्सपायरी, क्या करें कल और पूरी नवंबर सीरीज की तैयारी रहेगा, इस पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, बड़ी बातों के बारे में भी बात करते हैं और बड़ी बात तो यही है कि मारुति के नंबर्स भी आ रहे हैं सर। मुनाफे में हल्की सी बढ़त आई है, कुछ ज़्यादा खास बढ़त नहीं आई है, सिर्फ 10 करोड़ की बढ़त आई है। 1370 पर आया है मुनाफा 1360 के मुकाबले, तो सिर्फ 10 करोड़ बढ़ा है। हमारा अनुमान था 1620 करोड़ का, तो अनुमान के मुताबिक देखें सर तो काफ़ी ज़्यादा कम आया है जहाँ तक मुनाफे का सवाल है। देखते हैं यहाँ पे शायद कुछ वन ऑफ है या कुछ एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से हम मुनाफे का ऐसा प्रदर्शन देख रहे हैं। बट मुनाफा आया है 1370 करोड़ का, हमारा अनुमान था 1620 करोड़ का। आय यहाँ पर बढ़त आई है, आय बढ़कर आई है 18,745 करोड़ पर, हमारा अनुमान था 19,270 करोड़। तो आय में अच्छी बढ़त हुई है, पर यहाँ पर भी अनुमान से थोड़ी कम ही आई है। तो फर्स्ट कट अनिल जी यही लग रहा है कि मारुति के नतीजे थोड़े अनुमान से कमजोर हैं। देखते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स की वजह से ये मुनाफा है जो थोड़ा अनुमान से इतना कम आया है। ओके, तो ये है मारुति के नतीजे जो उम्मीद से थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं। पहली नजर में मुनाफे का आंकड़ा है कमजोर, अगर कोई एडजस्टमेंट होंगे तो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल बिना एडजस्टमेंट के जो नंबर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। सुमित जी, जरा नतीजों पर जरा एक बार चार्ट्स देखकर राय लीजिए। 7050-60 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ, क्या लेवल्स अहम है, क्या कुछ अहम लेवल्स तोड़ दिए या सपोर्ट के नजदीक? अनिल जी, थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। ऊपर में 7150 के आसपास का रेजिस्टेंस फेस हुआ है और आज मॉर्निंग से ही मारुति में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। तो अभी शायद इसमें यहां से और थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 6950 तक के लेवल मारुति में देखने को मिल सकते हैं। ऐसा कोई भी डिप आएगा तो लोड लेवल से वापस खरीदारी करेंगे, बट फिलहाल एक बार दबाव देखने को मिल सकता है। मारुति के नंबर्स थोड़े अनुमान से कमजोर रहे हैं, डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं, इसलिए आप स्टॉक पर भी रिएक्शन देख रहे हैं। पर अनिल जी, एक्शन की शुरुआत करते हैं सर। मारुति के तो नंबर्स आगे, कई और अहम वायदा कारोबार की कंपनीज के नंबर्स आना बाकी हैं। इस समय की बड़ी बातें क्या हैं सर? जी दीप, इस वक्त की बड़ी बातों में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली अक्टूबर एक्सपायरी के दिन बाजार में कमजोरी भी है और उतार चढ़ाव भी। 11,650 के करीब निफ्टी है। बैंक निफ्टी 24,000 के थोड़ा सा नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आईटी को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर लाल निशान में दिखेंगे आपको दीप। एल&टी 5% लुढ़का है, ऑर्डर बुक धीमी है और 18 रुपये का डिविडेंड उम्मीद से कम। डाउ फ्यूचर 225 अंक मजबूत है, यही एक राहत की बात है और इसी के चलते बाजार उतने नहीं गिर रहे या बार बार रिकवरी दिखा रहे हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स अभी भी थोड़ी उम्मीदें जगाए हुए है आपके लिए। अब 225 अंक ही ऊपर रहा है। यूरोप के बाजार 0.5% ऊपर है दीप। बिल्कुल। और अनिल जी, यही सवाल था, एक्सपायरी का दिन है और जिस तरह से एक्सपायरी के दिन की वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही प्ले आउट हो रहा है। यूरोप थोड़ा कमजोर खुलने के बाद संभला था, उसके बाद फिर से फिसला है और इसलिए डाउ फ्यूचर्स भी थोड़े दबाव पर आए हैं। हालांकि अभी भी 200 अंक ऊपर है सर। पर किस तरह से देखें ग्लोबल क्यूज और जिस तरह से मार्केट का मूवमेंट आ रहा है एक्सपायरी के लिए, सेंस क्या बन रहा है? 24,000 के नीचे बैंक निफ्टी, आने वाला 1.5 घंटा कैसा रह सकता है सर? डेटा के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा ताकत दिख नहीं रही बाजार में आज एक्सपायरी के दिन, और वजह यह कि एक्सपायरी है और आज काफ़ी हद तक जो तेजी की पोजीशन है ऑप्शंस में उन्हें खत्म होना है। नो डाउट मंदी की पोजीशंस को भी खत्म होना है, लेकिन तेजी की पोजीशंस थोड़ी सी ज़्यादा है। आज कॉल राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती हुई दिखी है, तो ऊपरी स्तरों पर टिक पाना मुश्किल है बाजार के लिए, कम से कम आज के लिए संकेत है। और आप देख सकते हैं कि ये तो काफ़ी हद तक सहारा आपको डाउ फ्यूचर से मिल रहा है, नहीं तो शायद बाजार नीचे होता। लेकिन एक अच्छी बात दीप जो दिख रही है वो ये भी है कि अहम सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार रिकवरी करने की कोशिश भी कर रहा है, जो कि निफ्टी पर 11,600 का है, बैंक निफ्टी पर 23,850 का है। वहां से बार बार सपोर्ट लेने की भी कोशिश कर रहा है। तो दोनों तरफ के ट्रेड बड़े स्ट्रांगली हो रहे हैं और ये इंटरेस्टिंग है। मैं थोड़ी देर में आपके सामने डेटा रखूंगा, डेटा का पूरा विश्लेषण रखूंगा। निफ्टी के डेटा तो मैं देख चुका हूं, बैंक निफ्टी के थोड़े और देखने बाकी हैं, उसके लिए आपको मुझे थोड़ी देर वक्त देना होगा। हो सकता है आज चूंकि एक्सपायरी का दिन है तो मैं 3:20 के, माफ कीजिएगा, 2:20 के आसपास ही आपके सामने डेटा रख दूँ और आखिरी घंटे की स्ट्रेटेजी दे दूँ। लेकिन तब तक आइए बढ़ते आगे, और भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, करते हैं उनका स्वागत।
सर नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताएं एक्सपायरी के लिए आज से क्या कुछ उम्मीद रखी जाए कि एक्सपायरी के आखिरी 1.5 घंटे में कुछ रिकवरी आ सकती है? किन लेवल्स के आसपास उम्मीद कर रहे हैं सर आप? हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो देखिए, बाजार का तो आपको पता है रंग क्या है कि टीवी पे आदमी यही देख रहा है, डाउ फ्यूचर और जो अटकली यूरोप के बाजार ने जो मेहम मचा है। बट यू हैव टू कीप योर कूल। और अगर आपको आपका भाव दिखता है, ये लेने वाला समय है, इसमें भाव और मौका फिर नहीं आता। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, 3 नवंबर दूर नहीं है, 4-5 दिन की बात है। आर मार्केट शुड बी द फर्स्ट टू स्टेबलाइज, और जैसे वहां स्टेबिलिटी दिखेगी वी शुड बी बैक एंड रनिंग। रिजल्ट्स हैव बीन बेटर देन एक्सपेक्टेड, बट जो अनसर्टनिटी है वो आपको एक मौका दे रही है। आई कंटिन्यू टू थिंक दिस इज द टाइम टू बाय क्वालिटी स्टॉक्स, और इस कारण से मैं 2-3 अच्छे नाम रेकमेंड करूंगा जो आपको इस समय लेने चाहिए और पोर्टफोलियो में या ट्रेडिंग पिक के हिसाब से, बिकॉज नेक्स्ट वीक वी थिंक मार्केट्स आर लुकिंग गुड। वंडरफुल। तो अगले हफ्ते से फिर से चीज़ें बेहतर होगी, और ऐसे में खराब बाजार में ही आपके लिए खरीदारी के बनते हैं बेहतरीन मौके, क्योंकि भाव मिलते हैं आपको सस्ते। बताएं सर, कौन से स्टॉक से आज आपके रडार पे क्या खरीदना है सर? तो देखिए, मीडिया में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे और मुझे सन पे बहुत बुलिश हूँ। आई थिंक सन कैन इवन मे कम आउट विद सम सरप्राइजिंग कॉर्पोरेट इवेंट। तो सन लीजिए, 16-17 का भाव है, 409 आज का जो लो है उसका स्टॉप लॉस रखिए, 445 का भाव मुझे दिखता है। दूसरा भाव होएगा जो टाटा के दिग्गज शेयर है, टाटा स्टील। टाटा स्टील देयर इज सम एक्टिविटी विच इज देयर, एंड टाटा स्टील इज गिविंग मी वेरी गुड, मैंने जो मेरे को अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिख रही है। 397-397.50 में लीजिए, 391 का स्टॉप लॉस रखिए, इसमें मुझे 430 का टारगेट दिख रहा है। ओके, तो 2 स्टॉक खरीदने हैं। एक तो खरीदना है आपको सन टीवी और दूसरा खरीदना है टाटा स्टील। सन टीवी खरीदिए 416-417 के आसपास, 409 409 स्टॉप लॉस, 445 ये टारगेट है। टाटा स्टील खरीदिए 397 397 हाफ, 391 का स्टॉप लॉस, 391 का, और टारगेट रखिएगा आप 430 का। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब, दोनों बेहतरीन पिक्स देने के लिए, और आपसे मुलाकात होगी 45 मिनट बाद ठीक फिर से 2:50 पर। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए भसीन साहब की तरफ से बेहतरीन पिक्स। आइए बढ़ते हैं आगे, इवेंट्स लेकर तैयार है मानसी हमारे साथ। मानसी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल सर। वायदा बाजार की कंपनियों के नंबर्स अभी बाकी हैं। हेवेल्स इंडिया, टीवीएस मोटर, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, टाटा केमिकल्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया और इंडिगो, इन तमाम कंपनियों के नंबर्स पर फोकस है। इसके अलावा कैबिनेट की जो बैठक हुई है, 3 बजे कैबिनेट के फैसलों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। क्यूआईपी से पूंजी जुटाने पर हिंदुस्तान जिंक की एक बोर्ड बैठक है। वहीं आईडीबीआई बैंक की क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक है। अमेरिका और यूरोप के सितंबर तिमाही के जीडीपी के आंकड़ों पर फोकस रहेगा। कल नई सीरीज, नवंबर सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। वहीं नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में आईओसी, यूपीएल, रिलायंस, इंडसइंड बैंक के नंबर्स आएंगे। वायदा बाजार में ढेर सारी कंपनियां, इनफैक्ट डीएलएफ, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और जेएसपीएल, 3 कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस वायदा बाजार में शामिल हो जाएगी कल से। वहीं शेयरों के एफएनओ के लॉट साइज में भी बदलाव होते हुए दिखेंगे। साथ ही केआईओसीएल बायबैक की रिकॉर्ड डेट है कल। शनिवार के दिन नतीजे आईसीआईसीआई बैंक के आते दिखेंगे निफ्टी स्पेस में। वायदा बाजार में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजों पर फोकस रहेगा। वेदांता के डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होगी ये। साथ ही सीक्वेंट साइंटिफिक की एक डील है, वो पूरी होने की संभावना है। दरअसल $17 मिलियन में प्रोवेट में 40% हिस्सा खरीदने की योजना कंपनी बना रही है, और ये डील शनिवार तक पूरी हो सकती है। साथ ही शनिवार के दिन प्रधानमंत्री मोदी सी प्लेन सर्विस का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो इस उद्घाटन पर भी फोकस होगा। नतीजों के लिहाज से काफ़ी सारे नतीजे अभी भी आने बाकी हैं, वहां पर रखनी है नज़र, और आए दिन भी काफ़ी नतीजे आएंगे। पर आइए उन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जिनके नतीजे आज मार्केट खुलने के बाद आ गए। कुछ और ऐसे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर भी एक्शन में हैं, वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। एक तो मारुति आपने देख लिया, अभी नतीजे आए। इसके अलावा बीपीसीएल दूसरी निफ्टी की कंपनी की जिसके नतीजे आने वाले थे वो भी आ चुके हैं, और नतीजे अनुमान से बेहतर है। खासकर मुनाफा देखिए, 1500 करोड़ का अनुमान था, 2250 करोड़ पे आया है, और मार्जिन 5% का अनुमान था, 7.1% पे आए हैं। अप्रैल से सितंबर का जो जीआरएम है वो $3.19 पर बैरल है। अरविंद थोड़े डिले नतीजे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के जो एबिटा मार्जिन से 9.94% से घटकर 9.3% पे आए हैं, और कंपनी का जो मुनाफा है 48 करोड़ से घटकर 70 लाख पे आया है। हालांकि यहाँ एक वन टाइम लॉस है 22 करोड़ के आसपास का, उसको एडजस्ट भी कर दे तो भी मुनाफा गिरा है। स्ट्राइड फार्मा, यहाँ कंपनी के रेवेन्यूज में 11% की बढ़ोतरी हुई है, मार्जिन्स लेकिन गिरे हैं, 21% से गिर के 20.77% पे आए हैं, और मुनाफा जो है करीब 10% बढ़ा है। गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स, यहाँ पे कंपनी का जो मुनाफा है
उसमें 76% की गिरावट हुई है। 17.4% से गिर के 4.26% पे आए हैं, लेकिन मार्जिन बढ़े हैं 22% से 25%। जी शिपिंग 19 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 225 करोड़ का यहाँ पे मुनाफा किया है, तो घाटे से मुनाफे में ये कंपनी आ चुकी है। आईडीबीआई बैंक क्यूआईपी के जरिए 6 करोड़ जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। ग्लेनमार्क, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, जुबिलेंट लाइफ जैसी कंपनी जो फार्मा कंपनीज हैं, उनके लिए आज बड़ी बुरी खबर आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस भेजा है। बिना मंजूरी के रेमडेसिविर और फेविपिराविर के इस्तेमाल पर यह नोटिस भेजा गया है कि कुछ जो पेशेंट्स हैं उन पे गलत तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे थे, जो गाइडलाइंस है उसका बराबर पालन नहीं किया जा रहा था, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे है। मिर्जा इंटरनेशनल, लिबर्टी शूज जैसे कंपनीज है, वहाँ पे अच्छी तेजी आज देखने मिल रही है, क्योंकि हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी है कि सरकार ने 3 अहम नोटिफिकेशन जारी किए और इन 3 नोटिफिकेशन के तहत 3 अहम क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो है वो जारी किए गए हैं। 25 से ज़्यादा रबर, लेदर, फुटवेयर आइटम के इंपोर्ट पर रोक लगी है और इनफैक्ट जो BIS मार्क है वो जरूरी हो गया इन 25 आइटम्स पे। हैरिसन मलयालम, यहाँ भी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि सरकार ने रबर कंपनियों के लिए काफ़ी बड़ा बूस्टर डोज दिया है। विदेश से आने वाले जो रबर है, फुटवेयर, उनके ऊपर सख्ती लगाई गई है, तो इसका इम्पैक्ट जो है हैरिसन मलयालम पे देखने मिला। टेक महिंद्रा, HAL से 400 करोड़ का ऑर्डर मिला है। BASF, कर्नाटका की जो ट्रिब्यूनल है, उन्होंने कर्नाटका सरकार के 29 करोड़ के एक टैक्स रिफंड है उसके ऊपर स्टे लगाया है। कैडिला हेल्थ, इसको एक डायबिटीज़ की दवा से सैद्धांतिक शुरुआती मंजूरी मिली है। हीरो मोटोकॉर्प, जुलाई से सितंबर में कंपनी का मार्केट शेयर जो है उसमें 3% की वृद्धि हुई है। और सबसे आखिरी में डॉक्टर रेड्डीज, स्पुतनिक 5 की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ एक करार किया है। फार्मा स्टॉक्स के लिए अच्छी बुरी दोनों खबरें आती हुई दिख रही हैं। वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कुछ खबरों वाले स्टॉक्स जो एक्शन में आ रहे हैं उनके बारे में बताने के लिए। पर आइए एक्शन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ स्टॉक्स पर नजर रख लेते हैं। टाटा केमिकल्स, इसके नतीजे आने वाले हैं कुणाल जी आज, और उससे पहले स्टॉक थोड़ा पॉजिटिव एक्शन भी दिखा रहा है। थोड़ी देर पहले अच्छी खरीदारी भी आई थी, 2% के ऊपर टाटा केमिकल्स। क्या चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है सर? देखिए, स्ट्रक्चर अच्छा है दीपांशु, थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है ये कई दिनों से पिछले। और टाटा केमिकल्स और SRF दोनों काउंटर्स ऐसे हैं जिसमें तेजी दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि अगर आज ये 326 के ऊपर बंद होने में सफल हो गया, अभी 328 के आसपास चल रहा है, तो अगर 326 के ऊपर आज क्लोज आता है तो मेरी राय में फिर 340 342 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 320 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं अगर 326 के ऊपर आज बंदी आती है। ओके, तो टाटा केमिकल्स पर नजर रखिए। SRF, इसके नतीजे आने वाले हैं अगले हफ्ते, वहाँ पर भी आप नज़र रखिए। बाजार के कुछ फेवरेट स्टॉक्स हैं ये, और वहाँ पर हम लगातार भरपूर एक्शन देख रहे हैं। पर आज का क्लियर विनर रहा है पिडलाइट। यहाँ पर नजर रहिए, अच्छी खबर आई है, इन्होंने एक एक्विजिशन करा है तो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं। वीकनेस में एक एक्विजिशन इन्होंने करी है, एरलडाइट का इंडिया बिजनेस खरीदा है। हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने कुछ ना कुछ व्यू दिया है इस पर, और कई सारे आज अक्रॉस द डे चैनल पर बाय कॉल्स भी आई हैं। सुमित जी, आपकी 10 की कमाई का भी पिक रहा है। इंटरडे में जय ठक्कर भी इसके बारे में बात करके गए थे। अब जो 1580 1590 के लेवल्स के करीब है पिडलाइट, आज की मूव हो गई है या थोड़ा और आखिरी घंटे में ट्रेड बन सकता है इस पे? 1600 के आसपास एक बार रुकेगा पिडलाइट, और मेरे को लग रहा है कि ओवरऑल ये लेवल्स टूटेंगे और ऊपर में जो हमने टारगेट दिए हैं 1650 1700 ये लेवल जल्दी पिडलाइट में देखने को मिलेंगे। तो इंटरडे में 1600 के आसपास रुक सकता है, बट ओवरऑल कोई भी डिप में स्टॉक में खरीदारी करनी है और जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके चले। बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव है और बहुत हैवी वॉल्यूम्स के साथ ये मूव देखने को मिल रहा है, तो जल्दी स्टॉक के अंदर ऊपर में 1650 1700 के लेवल देखने को मिल सकते हैं पिडलाइट के अंदर। ओके, तो पिडलाइट पर रखिए नजर, बेहतरीन एक्शन यहां पर आते हुए दिख रहा है। जैन साहब, आपके कोई व्यू पिडलाइट पर, और जिस तरह से ये कच्चे तेल के दाम नीचे आए हैं, पेंट स्टॉक्स में एक्शन आ रहा है, क्रूड से जुड़े सेक्टर्स पर फिर से एक बार फोकस बनते हुए दिख रहा है, यहाँ पर पॉजिटिविटी और बनेगी सर? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो अनिल जी की बात याद आ रही है। इसको फेविकॉल का मजबूत जोड़ लगा के पोर्टफोलियो में डाल के रखिए। और आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट आवर पैनल कि आज सुबह शायद सुमित जी ने ये कॉल भी दिया और शायद एक दो जनों ने और भी दिया है, एंड आज का टॉप गेनर है। तो पिडीलाइट इज होल्ड, एंड क्या होता है कई बार सस्ते स्टॉक होते हैं तो बाय एंड वेट करना पड़ता है, जो हम लोग जैन साहब के जेम्स में या यहाँ पे मैं ढूंढ के लाता हूँ। ये थोड़ा वैल्यूएशन वाइज महंगा है, तो जहां पे आपको वेट एंड बाय करना पड़ता है तो थोड़ा सा बाय ऑन डिक्लाइंस और स्टैगर्ड मैनर में, क्योंकि मार्केट्स के रुझान क्लैरिटी के बाद। बट फिर भी जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करें, आई एम वेरी बुलिश।
इन्होंने एक नया एक्विजिशन भी शायद किया, उसकी भी एक न्यूज का इम्पैक्ट है। एंड ये एशियन पेंट्स और पीडीलाइट, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज, बाय एंड फॉरगेट स्टोरीज। एंड क्रूड ऑयल का जो आपने बोला, बिल्कुल उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। इन सबको आगे आने वाले क्वार्टर्स में और दिखेगा जब डिमांड का आउटलुक भी और बेहतर होगा। बिल्कुल, तो नज़र रखिए इन स्टॉक्स पर पिडलाइट डेफिनेटली आज का बिग विनर रहा है। उसके ज़्यादा दूर नहीं है बर्जर पेंट्स और उसके ज़्यादा दूर नहीं है एशियन पेंट्स भी, जहां पर आप एक शानदार मूव आज आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि आज पिडलाइट पर इतना ज़्यादा फोकस रहा है इसलिए एशियन पेंट्स पर नज़र नहीं गई। बट बंसल जी, एशियन पेंट्स पर भी अच्छी नज़र है, 2200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब अगले लेवल्स क्या होंगे एशियन पेंट्स के लिए? देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है और इसमें देखिए अब टारगेट देना तो मुश्किल है, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो लगभग बैठता है 2190 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बैठता है और ऊपर में 2245 2248 के लेवल्स यहां पे देखने को मिल सकते हैं। है आपके लिए एशियन पेंट्स। जरा इस स्टॉक पर भी नजर रखिए। एक टायर स्टॉक पर नजर रखिए और वो है एमआरएफ। नॉट द मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स, बट जिस तरह से इस पर मूव आई है पिछले कुछ दिनों ने, इसने बाकी टायर स्टॉक्स को भी आउट परफॉर्म करा है। अगर आप पिछले 3-4 दिन की मूव्स देखेंगे एमआरएफ पर तो आपको 10% की तेजी दिखेगी। और अगर आप 2 हफ्ते की मूव देखेंगे 16 अक्टूबर से अब तक, अगर आप एमआरएफ को देखेंगे तो लगभग 17-18% एमआरएफ पर भी तेजी आ चुकी है। तो ये एक स्टॉक है जिसने आउट परफॉर्म किया है। उतना लिक्विड नहीं आता है, ज्यादातर ट्रेडर्स के रेडार पर नहीं आता है, बट डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मिंग टायर स्टॉक्स है। एक और स्टॉक जहां पर एक बढ़िया मूव आई है और अब नतीजे आते हुए दिख रहे हैं वो है हैवेल्स। जरा उसको पुल अप करिए कुणाल जी, चार्ट पुल अप करिए हैवेल्स की, तब तक मैं नंबर्स पढ़ देता हूं। मुनाफा आया है 325 करोड़ का, हमारा अनुमान था 160 करोड़ का, तो अनुमान से तो बहुत ज्यादा आया है, बल्कि अनुमान का डबल आया है मुनाफा। और वाई वाई कंपैरिजन पर भी अगर आप देखें तो 180 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल, जिसके हिसाब से 325 करोड़ का मुनाफा जो आया है, तो शानदार बढ़त मुनाफे में देखिए। देखते हैं कुछ वन टाइम गेन या एडजस्टमेंट की वजह से भी यहाँ पर हुआ है। आय आई है 2450 करोड़ रुपए की, हमारा अनुमान था 2160 करोड़ का, तो आय में भी अच्छी बढ़त देखी गई है। और कंपेरेबल पे देखें तो 2230 करोड़ रुपए की आई थी, तो डेफिनेटली मजबूत नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। जहां तक हैवेल्स का सवाल है, आज सुबह सेठी साहब भी कह के गए थे कि एक ही स्टॉक अगर आज मैं खरीदूंगा तो वो है हैवेल्स, और डेफिनेटली नतीजे तो काफी मजबूत आए हैं यहाँ पर। कुणाल जी, चार्ट क्या बता रही है हैवेल्स की? देखिए गजब का चार्ट है दीपांशु, लगातार स्टेडी परफॉर्मर रहा है ये। लगातार आप देखिए 480 रुपए से सीधा अब ये 730 रुपए तक बिना रुके एक तरफा चलता रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी चार्ट में बहुत दम है। जो मेजर रेजिस्टेंस अब चार्ट पर नजर आती है वो 735 की है। 735 के ऊपर अगर इंट्राडे ब्रेकआउट होता है तो बाय करना चाहिए। बिकवाली की मेरी राय नहीं है, हो सकता है थोड़ी बहुत यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर इतना पॉजिटिव है, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, तो मैं 735 के ऊपर खरीदना पसंद करूंगा बजाय इन स्तरों पर इसको बेचना। ओके, 735 के ऊपर निकले तो खरीदारी करें। और बहुत ही शानदार और बेहतरीन नतीजे आपके लिए आते हुए दिखे हैं हेवल्स में। ये है दमदार एक्शन पूरा। चूंकि आपने सेठी साहब की बात की तो सेठी साहब से ही याद आया, और मुझे सुबह कुणाल जी राकेश जी से भी याद आया, अदानी एंटरप्राइजेज। कल का सेठी साहब का 2:30 बजे का पिक, अभी भी 2:30 बजने वाले हैं, सेठी साहब जुड़ेंगे। और आज सुबह कुणाल जी राकेश जी ने अदानी लेने की राय दी थी। दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड करा इस कमजोर बाजार में भी 325 के आसपास। बंसल जी, अदानी एंटरप्राइजेज, आपकी राय? देखिए अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल रुझान है। अब यहाँ पर किसी ने अगर होल्ड रखा हुआ है तो 322 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस बैठता है, और इस पे अब नजर रखनी चाहिए 328 के स्तरों पर। 328 के लेवल जब टूटेंगे तब एक बड़ा मूव टूवर्ड 332 333 का यहाँ देखने को मिलेगा। तो अभी भी बाय है, जिनके पास है होल्ड करें 322 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। 322.50 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी होल्ड किया जा सकता है। यहाँ से भी अच्छी मजबूती बन सकती है। सुबह शायद हम एकमात्र चैनल रहे होंगे जिन्होंने एक खबर फ्लैश की थी कि पीरामल एंटरप्राइजेस के 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने बोर्ड से इस्तीफा दिया है। और उसके बाद स्टॉक देखिए लगभग 6% नीचे और दिन के लो पॉइंट के आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जी हाँ, 1200 के बेहद नज़दीक आता हुआ नजर आ रहा है। 5.5-6% का नुकसान है। स्टॉक मेरे ख्याल से 1250 रुपये के आसपास, 1245 रुपये के आसपास तब ट्रेड कर रहा था। तब से आप देखिए सेकंड हाफ में तेज़ गिरावट इस स्टॉक में होती हुई दिखी है। पीरामल एंटरप्राइजेज। वागले साहब, चार्ट्स पर दीजिए अपनी राय।
अनिल जी, जब आपने जिक्र किया था, दीपांशु ने एक्चुअली जिक्र किया था, तभी बेचने का टाइम था, तभी 1250 1255 था, लेकिन ये थोड़ा सा इलिक्विड है और वो क्या करते हैं, 15 रुपए की मूव 5-7 मिनट में आ गई, अदरवाइज मेरे रडार पर था। और 1240 से 50 के बीच में अगर ये बेचा होता तो मुझे लगता है अभी भी बॉटम बना नहीं है, ये 1150 1160 तक जा सकता है। अभी बेचने का कोई मतलब नहीं है, या अभी बेचने में आप ट्रैप हो सकते हैं। 1220 1230 ये बाउंस बैक होता है तो बेचिए। 1250 के स्टॉप लॉस से मेरा 1150 का टारगेट है। ओके, चुपचाप बिना बताए शांति से बढ़ने वाला शेयर है एक आज, वो है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, 2.5% मजबूत। जैन साहब, भाव से ठीक है, 250 रुपये में खरीदें या जाने दें, अभी क्या दूसरे मौके बहुत है, इसमें दिमाग लगाकर फायदा नहीं, क्या करना चाहिए? नहीं, मैं BPCL पे दिमाग लगाऊंगा। HPCL को देखकर, और आज BPCL के नतीजे भी आए, अच्छे ही आए, बट ठीक है, मार्केट का माहौल ऐसा है तो उसकी वजह से थोड़ा परफॉर्म करके वापस से अभी रेड में आ गया है। बट BPCL में मुझे संभव ऐसा लगता है कि सरकार देखिए वापस से डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सब में फुल एक्शन में आएगी, और बहुत करेक्टेड स्टॉक है, डाउनसाइड नहीं। और ये तीनों OMCs में संभव बेटर मैनेजमेंट और हर तरीके से ग्रोथ और ये सब दिखाने वाली BPCL रही है। तो आई एम बुलिश ऑन BPCL, आई एम नॉट बेरिश, बट ओवरऑल मुझे सेक्टर बहुत ज्यादा कोई अच्छा नहीं लग रहा है। बट चूंकि यहाँ पे न्यूज है और कॉल पुट्स बेच के एक अच्छी हम लोगों ने स्ट्रेटेजी हमेशा बना के दी है कि इसमें 320 330 की पुट्स बेच के HPCL में बने रहे, और जिस दिन न्यूज आए उस दिन आप कैश मार्केट में ले स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के हिसाब से। बट देन दैट इज अ लॉन्ग फेच दिस थिंग, बट फिर भी HPCL से बेटर में BPCL के साथ जाऊँ। ओके, टाइटन 3% कमजोर है। सुमित जी, आपको देखने हैं चार्ट्स और बताना है करना क्या है, क्योंकि मजबूत खुलने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस ऊपर आया और अब फिर से थोड़ा कमजोर होने के संकेत दे रहा है। माफ कीजिए, नीचे खुलकर वापस ऊपर आया और फिर से कमजोरी के संकेत थोड़े थोड़े दे रहा है। 3% नीचे 1183 पर, क्या करें? अनिल जी, 3 दिन पहले हमने टाइटन में सेल का व्यू दिया था। टाइटन वीक लग रहा है, टाइटन और नीचे आ सकता है। मेरे को लग रहा है 1150 का लेवल तोड़ेगा और नीचे में 1120 रुपए तक के लेवल टाइटन में देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने भी सेल कर रखा है वो पोजीशंस एक बार होल्ड करके चल सकते हैं, और यहाँ पर फ्रेश सेलिंग भी बनती है जिसमें 1150 1120 तक के लेवल टाइटन में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है 1205 1210 का। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक इसमें सेल में ही बने रहना चाहिए। ओके, 1205 1210 के टारगेट के लिए। नवीन फ्लोरिन, कल ये स्टॉक रिकमेंड हुआ था, मेरे ख्याल से कल SPL मिड कैप स्टॉक्स में भी हुआ था। 2 बार कल ये स्टॉक, इस स्टॉक का जिक्र निकला और स्टॉक ने जबरदस्त कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया। आज 7% मजबूत है नतीजों के बाद नवीन फ्लोरिन का स्टॉक। हाँ, हिमांशु जी ने कल लिया था यहाँ पर खरीदारी करने के लिए, आज से 10 की कमाई में इस स्टॉक को, और ये स्टॉक भी बड़ा तगड़ा एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। जरा वागले साहब इसके चार्ट, नहीं वागले साहब कैश के कम देखते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ कुणाल जी से पूछ लेता हूँ। कुणाल जी, आप तो कैश के चार्ट्स देखते रहते हैं, तो ये 7-7.5% की जो मजबूती है दिन के हाई पॉइंट के आसपास है, यही प्रॉफिट बुक करना है या अभी भी होल्ड किया जाए? अनिल जी देखिए, मैंने और राकेश जी ने भी लगभग 2050 के आसपास नवीन फ्लोराइन में खरीदारी की राय दी थी। आज इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है अनिल जी, और एक पैटर्न बना है जिसको असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न कहते हैं। तो अनिल जी, अभी प्रॉफिट बुकिंग की तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। जिसने भी खरीदा हुआ है उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, ये स्टॉक आपको गजब का मूव दिखाएगा, तो इन स्तरों पर भी खरीदारी की राय है, प्लस डिप्स में खरीदारी की राय है, प्लस जिनके पास है उनको निवेशित रहना चाहिए। स्टॉप लॉस रखिए 2175 के आसपास, और ऊपर मुझे 2400 तक की जगह तो बिल्कुल साफ दिख रही है। अच्छा, मार्केट कैसा भी हो फिर भी बढ़ जाएगा, इतने खराब बाजार में भी आपको डर नहीं लग रहा कि बेच दें, प्रॉफिट बुक कर लें? हाँ कुणाल जी। अनिल जी देखिए बढ़ ही रहा है, और देखिए अनिल जी, जो अगेंस्ट दी ऑड शेयर चलते हैं, जब अनिल जी मौसम खराब हो, जो खराब मौसम में जो आगे बढ़ता है अनिल जी, वही आगे बढ़ता रहता है। तो नवीन फ्लोराइन जो ये बढ़ रहा है, ये अपनी शक्ति दिखा रहा है अनिल जी, तो बिल्कुल इसके साथ रहना चाहिए। चलिए, बिल्कुल इसके साथ रहेंगे, जरूर रहेंगे, आप कह रहे हैं तो रहेंगे ही रहेंगे। आइए, वागले साहब का वंडर क्लोजिंग शो का पहला बिगुल ठीक 24 मिनट बाद आता हुआ आपके लिए। जी वागले साहब बताएं सर।
अनिल जी, एलएनटी में एक रिवर्सल मुझे दिखाई दे रहा है। 914 915 का भाव है, मुझे लगता है यहाँ पर बेचना चाहिए। 920 तक ऊपर जाता है तो और बेचना चाहिए। 930 का स्टॉप लॉस और 885 का टारगेट होगा मेरा। ये 1 से 2 दिनों का पोजिशनल व्यू है, तो शायद मंडे तक का टाइम होगा। तो 880 885 तक की डाउनसाइड मुझे दिखाई दे रही है। ओके, ये है एलएनटी में बेचने की राय। 915 हो गया, क्या बात, क्या गजब, जबरदस्त टूटा है ये, तो तेजी से गया है। तो यहाँ पर आपके लिए बिकवाली की राय एलएनटी में। दिग्गज टूट रहे हैं, ये एकदम साफ नजर आ रहा है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर बढ़िया अच्छी खासी कमजोरी होती दिख रही है। श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ है कोटक सिक्योरिटीज से। अल्ट्राटेक सीमेंट के चार्ट्स देखिए श्रीकांत जी और दीजिए राय। 2% स्टॉक मजबूत, दिन के हाई पॉइंट के आसपास। कुमार मंगलम बिरला साहब ने खरीदने 1,10,000 और उनके पीछे पीछे पूरा बाजार भी खराब बाजार में इस स्टॉक को खरीदने का मूड बनाकर बैठा है। आप भी लेंगे सर? देखिए, अगर यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर व्यू होगा अनिल जी, तो बिल्कुल इसे बाय करना चाहिए, क्योंकि एक कम से कम 4 से 5 साल के ब्रेकआउट में ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद हम काफ़ी अच्छी तेज़ी देखते हैं हमेशा। तो उसका अगर इतना लंबा व्यू अगर हम लोग लेके चलते रहेंगे तो ठीक है, बट बाकी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि मार्केट काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के करीब आ चुका है, और अगर इस सपोर्ट को अगर ब्रेकडाउन में अगर कन्वर्ट अगर करता है मार्केट, तो फिर मुझे लगता है कि ये जो दिग्गज स्टॉक है, जैसे अल्ट्राटेक है या तो आईसीआईसीआई बैंक है, मे बी जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात बताया था आपने अगले जी ने कि लार्सन है, तो वैसे स्टॉक टूटेंगे और मार्केट और भी गिर सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा पेशेंस रखें। अगर अल्ट्राटेक लेना ही है तो 44 4350 के रेंज में बाय करें। करंट लेवल्स पे वेरी शॉर्ट टर्म व्यू लॉन्ग का तो बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें और वो भी मेजर सपोर्ट्स के करीब बाय करें। ओके, ये है आपके लिए सलाह। खरीदना ज़रूर है पर इन लेवल्स पर नहीं, थोड़ा गिरे तो आपको खरीदना चाहिए क्योंकि मार्केट्स थोड़े वॉलेटाइल हैं। तो फिर जान लेते हैं मार्केट्स में क्या करना चाहिए, इंडेक्स की क्या स्ट्रैटेजी बनेगी। बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए। सर डेफिनेटली कल के मुताबिक ग्लोबल बाजारों से आज सहारा है, पर अगर आप डाउ फ्यूचर्स देखें तो अब सिर्फ 150 पॉइंट्स की तेजी दिखा रहे हैं। अगर थोड़ी देर पहले देखते तो 200 पॉइंट्स ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स, और सुबह तो हम देख रहे थे कि 250 ऑलमोस्ट 300 अंकों की तेजी थी, तो वहां से ऑलमोस्ट आधे हो गए डाउ फ्यूचर्स। नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो ये अभी भी गेन्स होल्ड आउट कर रहे हैं, लगभग 1% ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिखेंगे। यहाँ पर ज्यादा बदलाव नहीं है, डाउ फ्यूचर्स में गिरावट आई है। यूरोप सुस्त शुरुआत हुई है बट हल्की सी गेन्स यूरोप में दिख रही है, ज्यादा नहीं इस समय सर। हमारे बाजार ऑफ कोर्स वॉलेटाइल हैं, बताइए क्या करना चाहिए। दीप, ये डाउ फ्यूचर्स पे तो मुझे बिल्कुल भरोसा है ही नहीं, न तो डाउ फ्यूचर्स पे है न डाउ पे है। अभी कुछ दिखा रहा है, बाद में कुछ करेगा भगवान जाने। रात को क्या होगा और सुबह डाउ फ्यूचर्स कुछ और ही दिखेंगे। कल 450 पॉइंट कमजोर दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कहीं रिकवर न हो जाए, 950 गिर गए। अभी भी वापस डाउ फ्यूचर्स ऊपरी स्तरों से थोड़े थोड़े नीचे आ रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि अब ये क्या हो, अच्छा वो भी क्या कर रहे हैं, इतने सारे मूविंग फैक्टर्स है आपके सामने, इलेक्शन है आपके सामने, कोरोना के मामले हैं आपके सामने, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है, इतना उतार चढ़ाव। विक्स देखिए वहाँ का 40% पे आ गया है। तो ऐसे में बेहतर ये है कि आप आराम से शांति से बैठें, हड़बड़ी न करें। देखिए दो चीज़ बहुत क्लियर है दीप, रिस्क रिवॉर्ड रेशो खरीदने के लिए बहुत फेवरेबल में नहीं है। मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी कुछ खास बिगड़ा नहीं है, अभी तक भी अहम लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ट्रेडर्स के लिए बहुत स्ट्रेटेजी साफ है, जब तक वॉलेटिलिटी है, जब तक बाजार ठंडा ना हो और एकदम शांत ना हो जाए, तब तक उछाल में आप बेच सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर है ना, हैं हम सपोर्ट के पास, लेकिन ये सपोर्ट रहेगा या टूटेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बार बार आप नॉक 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 करते तो एक बार तो दरवाज़ा खुलता है, ना खुले तो बेहतर। और ये हम इसको ढंग से कर भी सकते थे अंदाज लगा कर कि क्या होने वाला है, लेकिन आज एक्सपायरी, और एक्सपायरी भी मंथली वाली एक्सपायरी, तो मंथली वाली एक्सपायरी के दिन आप एक चांस नहीं लेना चाहेंगे। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि आज का सेशन आप गुजर जाने दें। इनकेस आखिरी 1 घंटे में कोई अच्छा ट्रेड मिला हीरो या जीरो का, तो वो देखेंगे, वो सोचेंगे। अदरवाइज आपको क्या करना है मैं बता दूँ। पहली चीज़ तो ये कि 11,700 के नीचे जब आप बंद हो रहे हैं, तब आपके लिए एक चीज़ बहुत साफ है, 11,700 के पुट पर 45 लाख शेयर हैं, कॉल्स पे 43 लाख शेयर, बराबरी का ओपन इंटरेस्ट, और उसके नीचे और कुल मिलाकर 11,700 के ऊपर के जो पुट राइटर्स हैं जिन्होंने तेजी की पोजीशन बना रखी है, वो आ गए हैं रिस्क पर। 95 लाख शेयर अभी इस वक्त रिस्क पर हैं।
तो ऐसी सिचुएशन में 11,700 पार करने में मुश्किल आएगी। तो जब तक 11,700 पार न करें तब तक आप तेजी के बारे में सोचिएगा मत। पहली चीज़ 11,650 के नीचे ट्रेड करना जो शुरू किया, अब 1 करोड़ 35 लाख शेयर पुट राइटर्स रिस्क पर हैं, जिनकी आज प्रीमियम खत्म होने वाली है। और अगर 11,600 आपने तोड़ दिया, जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है इस वक्त पुट में 75 लाख शेयरों का, तो 2 करोड़ 10 लाख शेयर आपके रिस्क पर हो जाएंगे। तो ये आपको फ्रेश शॉर्ट जो बनानी है, या तो 11,700 11,725 आने दे तब बनाएं, या 11,600 अगर टूटता है आज 3 बजे के पहले तो आपको शॉर्ट करना चाहिए 11,550 11,525 के लिए, क्योंकि तब 2 करोड़ से ज़्यादा शेयर आपके रिस्क पर होंगे और उनकी जो लॉन्ग अनवाइंडिंग वाली पोजीशन बनेगी आखिरी आधे पौन घंटे में, वो आपको रिस्क पर लेके आएगी। तो फ्रेश बिक वाली 11,600 के नीचे या 11,700 725 के करीब खरीदने की राय आज नहीं है, आज शांति रखते हैं, कल की कल देखी जाएगी। पॉइंट नंबर 1, बैंक निफ्टी 24,000 के आप नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 24,000 के नीचे जाते ही दीप बैंक निफ्टी में 40 लाख शेयर बैंक निफ्टी के पुट राइटर्स ऐसे हैं जो रिस्क पर हैं। बैंक निफ्टी में 24,000 के लेवल पर ही 21 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है जो रिस्क पर आते हुए दिख रहे हैं ऑलरेडी आखिरी घंटे में, और कुल मिलाकर 40 लाख शेयर। तो ऐसे में बैंक निफ्टी अगर आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये कि ये रिकवरी आए और 24,200 24,250 के आसपास आए तो वहाँ शॉर्ट कीजिए। दूसरा तरीका है कि 23,822 का जो लेवल, मैं सारे स्पॉट लेवल बता रहा हूँ, 23,822 का लो अगर आज टूटता है तो उसके बाद आपको वहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए 23,650 23,550 के टारगेट के लिए। तो अपने लेवल्स का इंतज़ार करें और उसके बाद फ्रेश ट्रेड लें। खरीदारी करने की राय मैं आज आखिरी घंटे में नहीं दे रहा हूँ। अगर कोई ऐसा फिर भी आया मौका खरीदारी करने का कि किसी अहम सपोर्ट के आसपास आ जाए और वहाँ से एक चांस लेना है हीरो या जीरो ट्रेड का, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल कुछ नहीं। बिल्कुल सर, तो हीरो या जीरो ट्रेड का इंतजार करेंगे, पर फिलहाल इंडेक्स पर आपको कुछ नहीं करना है। बैंक्स की बात कर रहे थे अनिल जी, एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा को पुल अप करिए, क्योंकि यहाँ पर हमने मुनाफे में अच्छी बढ़त देखी है। मुनाफा इनका अच्छी बढ़त दिखा रहा है, 737 करोड़ से बढ़कर मुनाफा इनका आया है लगभग 1680 करोड़ के करीब का, तो वहाँ पर अच्छे है। नेट एनपीएस में कटौती हुई है, 2.83% से घटकर नेट एनपीएस आए हैं आपके 2.51%। ग्रॉस एनपीएस भी 10.25% से कम होकर 9.14% आए हैं सालाना तौर पर, और तिमाही दर तिमाही देखें तो 9.39% से कम होकर 9.14% आए हैं। तो डेफिनेटली एनपीएस में सुधार हुआ है, मुनाफे में एक बड़ा सुधार हुआ है, और अब हम देख भी रहे हैं कि स्टॉक पर तेजी आ रही है, धीरे से वो स्पीड पिकअप करते हुए दिख रहा है। ये आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा। कुणाल जी, बैंक ऑफ बड़ौदा 42 के लेवल्स पर डेज हाई पर आ रहा है, नतीजे अच्छे हैं, क्या व्यू है सर? देखिए, एक बाउंस का कैंडिडेट जरूर दिखता है दीपांशु, कुछ तेजी बनते हुए दिख रही है, कुछ वॉल्यूम एडिशन भी अनयूजुअल दिख रहा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा मूव आएगा इसकी संभावना कम दिखती है। इंट्राडे में हो सकता है एक बार 43 के लेवल्स दिख जाएं, जो कि यहां से 80-90 पैसे और ऊपर हैं, लेकिन उसके लिए कोई ट्रेड करने की मेरी कोई खास राय नहीं है। तो मेरी राय में वेट एंड वॉच करें, नतीजा आ गया है 43 के ऊपर निकलेगा तब इसको देखेंगे, फिलहाल एक बार के लिए अवॉइड करने की राय। फिलहाल एक बार के लिए अवॉइड करने की राय है। प्रोविजंस में भी इन्होंने कमी करी है, जिसकी वजह से भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा बाजार को कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबल रहे हैं 2.95% पर। चलिए अब एक बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बैंक निफ्टी में बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है, तो एचडीएफसी बैंक यहां पे ड्रैग कर रहा है नीचे की तरफ, तो एचडीएफसी बैंक में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 1180 वाला पुट अभी 40 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, इसको ले सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में यहां से दबाव और देखने को मिल सकता है। एचडीएफसी बैंक सुबह से ही वीकनेस दिखा रहा है और अभी डेज लो पे आ चुका है और अभी यहां से और नीचे का मूव दिखाने को तैयार है। एचडीएफसी बैंक में नीचे में 1150 1140 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो यहां से सेलिंग बनती है और ऊपर में 1200 के आसपास का रेजिस्टेंस है। ऑप्शंस के जरिए 1180 वाला पुट यहां पे अभी सीएमपी पे खरीदारी करें, 32 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 50 रुपए से लेकर 55 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। बाय एचडीएफसी बैंक 1180 पुट एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 32, टारगेट ऊपर में 50 से 55 रुपए तक के देखने को मिलने चाहिए। ये आज की एक्सपायरी वाला ही है क्या सुमित जी, अगले महीने वाला बता रहे हैं? नहीं अनिल जी, आज के एक्सपायरी का बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो भी ऑप्शंस के ट्रेड दे रहा हूं या फ्यूचर्स में दे रहा हूं वो सब नेक्स्ट मंथ के हैं। ओके,
तो नेक्स्ट मंथ के 1180 वाला पुट ऑप्शन खरीदना है, 1180 पर ही चल रहा है, तो एट द मनी पुट ऑप्शन आप खरीद कर चलें। ये सुमित जी की राय। सुमित जी, तो फिर एक बार मैं तो है ना इस और अगले महीने वाले में ही चक्कर में रह गया, तो एक बार स्टॉप लॉस टारगेट जल्दी से फिर से बताइए सर इस पुट के। अनिल जी, एचडीएफसी बैंक डेज लो पे चल रहा है, 1180 का पुट यहाँ पे लेने का सलाह रहेगा। जिस तरह से वीकनेस देखने को मिल रही है, ये स्टॉक यहाँ से और दबाव दिखाएगा, तो 1180 का पुट बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 32 रुपए का, टारगेट ऊपर में देखने को मिलेंगे 50 रुपए से लेके 55 रुपए तक के। ओके, ठीक है, तो ये है आपके लिए राय एचडीएफसी बैंक का नवंबर महीने का पुट खरीदने की 1180 वाला। आइए, सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में अब शामिल हो चुके हैं। वक्त है सेठी साहब की सदाबहार शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का। बताएं सेठी साहब, आज क्या इरादा है, एक या दो? गुड आफ्टरनून अनिल जी। ये बाजार तो जिससे है कुछ भी नहीं करना चाहिए, नोटा यूज करना चाहिए, पर स्टिल जो एग्रेसिव था वो भी उससे पहले एक अपडेट देना चाहूंगा। कल मैंने ऐसी मार्केट थी बाजार में, कल मैंने दो स्टॉक्स रेकमेंड करे थे। एक था अडानी एंटरप्राइज, जो अलग लेवल पे बोला था 325 के टारगेट थे, वो टारगेट अचीव हो गए, अभी भी 325 पे ट्रेड कर रहा है और ऊपर में 328 तक के लेवल दिखाए इसने। और दूसरा भारतीय एयरटेल था, जो कि अपने भाव के आसपास ही है, 450 पे रिकमेंड किया हुआ था और आज की मार्केट के बावजूद वो 450 पे ही ट्रेड कर रहा है। जहां तक आज का कॉल है, एक एग्रेसिव ट्रेडर के लिए बोल्ड कंट्रेरियन कॉल है। बाजार के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की सलाह है। 2020 के लेवल पे ये अभी ट्रेड हो रहा है नवंबर फ्यूचर। मुझे लगता है कल इसके नतीजे आने हैं और नतीजे जिस तरह के भारतीय के नतीजे आए तो एक टेलीकॉम सेगमेंट के नतीजे तो बहुत ही अच्छे रहने चाहिए और साथ में मुझे लगता है रिटेल भी अच्छा करेगा। तो ऑल इन ऑल नतीजे अच्छे रहने चाहिए और जिस तरह की एक गिरावट ऑलरेडी 10% की स्टॉक में पिछले 10 दिनों में आ चुकी है, मुझे लगता है ये तैयार है एक रिकवरी के लिए। और अगर नतीजे अच्छे आ गए तो डेफिनेटली बहुत अच्छी तेजी बन सकती है। बट मुझे लगता है कल के लिए भी या बहुत ही शॉर्ट टर्म में 2075 तक के लेवल्स के लिए इस पे ट्रेड करना चाहिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखना है 2010 रुपए का और इसमें खरीदारी करने की सलाह है। ओके, 2010 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी और 2010 सिर्फ 6-7 रुपए का स्टॉप लॉस सेठी साहब बस? नहीं, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, 12-13 रुपए का हो गया। 2000 अभी 23-24 का लेवल है नवंबर फ्यूचर्स का, तो 13-14 समझ ले 15 रुपए का लेवल हो गया। 15 रुपए का स्टॉप लॉस है। हाँ, ओके, ठीक है। तो चलिए आपके बात, अच्छा नवंबर फ्यूचर्स की आप बात करें, ठीक बात है। मैं अक्टूबर वाले देख रहा था, अक्टूबर वाला भी आपकी बात करते करते, आपकी रिकमेंड करते करते काफ़ी मजबूत होता दिख रहा है, बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये है आपके लिए। ओके, तो ये आपके लिए इस वक्त राय है। सेठी साहब एक ही स्टॉक है आज, रिलायंस एक ही है सिर्फ खरीदारी? हाँ अनिल जी एक ही स्टॉक है, वो भी ज्यादा में है। खरीदारी करने की राय देने के लिए बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए आज के बाजार में, तो मैं थोड़ा बोल्ड कॉल दे रहा हूँ अगेंस्ट द मार्केट ट्रेंड। बट मुझे लगता है रिलायंस में ऑलरेडी गिरावट बहुत हो चुकी है, कल नतीजे भी है और नतीजे अच्छे रहने चाहिए, तो उस लिहाज से खरीदारी करनी चाहिए रिलायंस की। ठीक बात है, आपके लिए कहाँ दिक्कत की बात है। आइए चलिए बढ़ते हैं आगे और फोकस करते हैं शुगर सेक्टर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर की तरफ। हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, वो बता रहे हैं इस खबर के बारे में। चेतन बताइए। सर, ये शुगर सेक्टर के लिए अच्छी खबर है क्योंकि भारत सरकार ने ऑफिशियली नोटिफाई करा है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए और काफी इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू एफआरपी, जो फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइसिंग होता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसमें भारत सरकार ने अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं, जिसमें ये माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेलीगेट कर दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग एफआरपी टू द स्टेट गवर्नमेंट। जिसका मतलब ये कि अब स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर्स रहेंगी एफआरपी फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइसिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जिसका मतलब ये है कि अगर किसी चीनी कंपनी को कोई प्रॉब्लम हो रही है एफआरपी लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो सीधा अब अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास जा सकती हैं और उनको अब सेंट्रल गवर्नमेंट की पास आके गुहार लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है, एम्पावरमेंट दे दी है। जिसका मतलब ये है कि शुगर सेक्टर को, शुगर मिल्स को स्पेशली और गन्ना किसानों को भी ज्यादा प्रॉब्लम्स इसमें फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे सोर्सेज मुझे ये भी बता रहे हैं कि ये जो मूव है ये एम्पावर करेगी फार्मर्स को और इंकरेजमेंट देगी शुगर मिल्स को, ताकि वो अपने डोमेस्टिक
स्टेट्स में जाकर ही इसका भुगतान कर सकें। और वैसे पहले क्या होता था कि एफआरपी डिसाइड होता था, क्योंकि इंडिया शुगर मिल्स या फिर इंडिया के जो शुगर फैक्ट्री के या शुगर इंस्टीट्यूट है उसके ऑफिशियल्स जाके स्टेट दर स्टेट जाके डिसाइड करते थे कि किसको कितना एफआरपी सूटेबल रहेगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होएगा, अब स्टेट गवर्नमेंट्स अपने रिस्पेक्टिव मिल वाइज डिसाइड कर पाएंगे कि कितना शुगर का एफआरपी किस मिल को कितना मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए शुगर कंपनियों को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है। आइए श्रीकांत जी के पास चलते हैं और वक्त है उनकी बीटीएसटी कॉल्स का। बताएं श्रीकांत जी। अनिल जी, देखिए, एक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में वैसे काफ़ी अच्छा एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना था, लेकिन बिकॉज ऑफ मार्केट में जो वीकनेस हुआ है तो इसने इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को लोअर लेवल्स के आसपास आके उसको ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक करंट लेवल से शॉर्ट किया जा सकता है। 590 595 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है, तो करंट लेवल से शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस हम रखेंगे आज के हाइस का, तो 605 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। इसको एसटीबीटी के बेसिस पे लेके जाएंगे शॉर्ट करके, और हम टारगेट्स रखेंगे यहाँ पे 580 रुपए के। ओके, बिकवाली करिए एमएनएम पर। ये है आपके लिए श्रीकांत जी की राय पर एक स्पेशल बिगुल है राकेश जी कुणाल जी के लिए उनकी स्पेशल पिक का। बताएं सर। दीपांशु, अगर आपको ध्यान हो तो डे बिफोर यस्टरडे मैं बात कर रहा था अनिल जी से कि एक स्टॉक है जिसमें ब्रेकआउट हो रहा है और ब्रेकआउट की इंटेंसिटी ऐसी है कि इसको हम मंथली, मतलब कि अनिल जी का मंथली वाला बर्थडे बना के उसमें व्यूअर्स को गिफ्ट कर सकते हैं। तो अनिल जी, ये वाला स्टॉक है, डेडिकेटेड है आपके लिए। तो ये स्टॉक है एमआरएफ, जिसके अंदर नतीजों से पहले बड़ी नेकलाइन एक टूट रही है, किसी भी मार्केट की मंदी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और जिस तरीके का ब्रेकआउट है इररिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी एक बड़ा अपमूव दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो ओवरवेट खरीदारी की राय एमआरएफ पर। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए, लेवल्स देने से पहले दो चीज मैं कहना चाहता हूं। एक तो देखिए, हर महीने अनिल जी हम आपका जन्मदिवस मना रहे हैं, इससे आप कतई ये ना सोचें कि जल्दी जल्दी जन्मदिवस आने से आपकी उम्र भी जल्दी जल्दी बढ़ रही है। और दूसरा अनिल जी ये है कि इससे महंगा शेयर हमें पूरे बाजार में मिला नहीं, तो इसी को आपको उपहार स्वरूप देना चाहते हैं। तो एमआरएफ में एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, और एक रेजिस्टेंस है 67,000 की, जो कि आज के ट्रेड में पार हुई है। जिस तरह का वॉल्यूम एडिशन है, अब इसका दाम देख करके आमतौर पर रिटेल पार्टिसिपेशन कम रहता है, लेकिन इस स्टॉक में तेजी बहुत एक तरफा बनती है आमतौर पर। तो ये स्टॉक 71-72 हजार के लेवल्स भी दिखा सकता है। यहां पर बाय करके चले। यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो 67,250 पर, 67,250 पर रखें। पहला टारगेट 70,000 रुपए से थोड़ा सा नीचे, और दूसरा टारगेट 71,000 रुपए का होगा। तो 70,000 और 71,000 के लिए एमआरएफ में हमारी खरीदारी करें। नज़र रखिए एमआरएफ पर। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 हफ्तों में स्टॉक में लगभग 18-19% की तेज़ी आ चुकी है। कुणाल जी, जरा चोला इन्वेस्टमेंट के भी चार्ट्स आप पुल अप करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर भी नतीजे आए हैं। आई है 2,440 करोड़ रुपए की। यह है फर्स्ट कट। स्टॉक एकदम फ्लैट है फिलहाल इस समय, बट 2,440 करोड़ की आई है। मुनाफे में हमने अच्छी बढ़त देखी है। 307 करोड़ के मुकाबले मुनाफा आया है 432 करोड़ रुपए का, तो मुनाफे में अच्छी बढ़त है। देखते हैं कि जो बाकी फैक्टर्स हैं वो क्या थे। 225 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान था, तो अगर उस हिसाब से देखें तो मुनाफे में तो शानदार बढ़त आती हुई दिख रही है 432 करोड़ की। तो कहीं ना कहीं एक बढ़िया परफॉर्मेंस चोला की तरफ से आती है, और स्टॉक भी अब थोड़ा रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। कुणाल जी, चार्ट पर चोला कैसा लगता है सर? देखिए, चार्ट पर एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है दीपांशु। एक सपोर्ट है, और ये सपोर्ट जो है आज के डे लो के आसपास, यानी कि 234 रुपए के आसपास एक सपोर्ट है। 234 वायलेट होगा तो स्टॉक में कुछ और कमजोरी देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि 234 से लेकर के 255 रुपए के एक सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी दीपांशु कोई खरीदारी या बिकवाली की मेरी राय नहीं।
ओके यहाँ पर शायद यहाँ पर अभी के लिए कोई खरीदारी बिकवाली की राय नहीं है, बट फर्स्ट कट स्पेशली बॉटम लाइन पर तो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। जहाँ तक चोला फाइनेंस का सवाल है, नज़र रखिए इस स्टॉक पर जिस तरह से एक्शन बन रहा है। नज़र रखिए पीएसयू बैंक्स पर, क्योंकि वैसे तो इन्होंने पार्टिसिपेट ज़्यादा नहीं करा है, बट जिस तरह से बंधन बैंक के नतीजे आए हैं, शायद पीएसयू बैंक्स पर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बाजार का वापस आते हुए दिखे। बैंक ऑफ बड़ौदा के जिस तरह से नंबर्स आए हैं, थोड़ा शायद पीएसयू बैंक्स पर एक्शन आपको वापस आते हुए दिख सकता है, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा तो ऑफ कोर्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाकी पीएसयू बैंक्स अभी भी परफॉर्म करना बाकी है, बट डेफिनेटली थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता हुआ दिख सकता है। बंधन बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर थोड़ी तेजी आई है। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, वहाँ पर भी आप एक्शन देख रहे हैं, पर अभी भी गिरावट पूरे बाजार में आपको दिखेगी। सिर्फ कोटक बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो होल्ड आउट कर रहा है। एसीसी आज यहाँ पर भी थोड़ा एक्शन आया, सुबह भी ये पॉजिटिव था, अभी भी थोड़े पॉजिटिव गेन्स ही होल्ड करते हुए दिख रहा है। श्रीकांत जी, एसीसी का चार्ट क्या बता रहा है सर? 1.5% की तेजी है फिलहाल। बिल्कुल, वैसे सीमेंट सेक्टर में जो इन्फ्लोज हुए हैं और जो उनके फॉर्मेशंस बने हैं, तो दीपांशु उसके बेसिस पे तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर ये आने वाले 6 महीने में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो करंट फॉर्मेशन है वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि काफ़ी ओवरबॉट टेरिटरी में आ चुके हैं, और जैसे कि मार्केट 11,700 के नीचे कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहा है, तो एक बात क्लियर है कि मार्केट आने वाले दिनों में कुछ और गिरते हुए दिखेगा। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि एसीसी में शायद अगर कोई पोजीशन अगर बनानी हो लॉन्ग की, तो उन्हें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1610 का, जो आज के लोवेस्ट लेवल्स थे। आज के जो लोवेस्ट लेवल्स है कोई भी स्टॉक के, या तो निफ्टी के या तो बैंक निफ्टी के, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो ब्रेक होते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो सेल ऑफ है उसकी जो इंटेंसिटी है वो और बढ़ जाएगी। तो 1610 के स्टॉप लॉस के साथ या तो इस पर्टिकुलर पोजीशन को लॉन्ग रखें, या तो अगर लॉन्ग करना ही है तो थोड़ा रुकिए, बाद में करेक्शन आने के बाद बाय कीजिए। ओके, नज़र रखिए सीमेंट स्टॉक्स पर। जैसे कि श्रीकांत जी कह रहे हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं पर थोड़ा करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, जिस तरह से मार्केट में वॉलेटिलिटी है। कुछ और बैंक्स और एनबीएफसीज के नतीजे आ रहे हैं। आवास फाइनेंशियर्स के नंबर्स आए हैं, मुनाफे में कटौती देखिए, 76 करोड़ रुपीस से घटकर मुनाफा आया है 66 करोड़ रुपीस का। आय में हालांकि हमने बढ़त देखी है। कुणाल जी जरा एक बार आवास के चार्ट्स भी देख लीजिए, 231 करोड़ से बढ़कर आय आई है 270 करोड़ की, बट डेफिनेटली मुनाफे में 10 करोड़ रुपए की कटौती हुई है। आवास का चार्ट क्या बता रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो दीपांशु थोड़ा इलिक्विड काउंटर है, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट के हिसाब से इसमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। इसमें एक बड़ा सपोर्ट मुझे चार्ट पर 1425 रुपए के आसपास दिखाई पड़ रहा है, 1448 का भाव है, तो 1425 के नीचे ही कमजोर होगा। अदरवाइज मुझे लगता है एक म्यूटेड सा रिएक्शन रिजल्ट्स पर होना चाहिए, और 1425 अगर नीचे की तरफ टूटा तो जरूर आपको कमजोरी देखने को मिलेगी। तो जिनके पास पुरानी पोजीशन है 1425 का एक स्टॉप लॉस रखें, इन्वेस्टेड रहें। मुझे लगता है कि वापस से स्टॉक में ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए आवास फाइनेंसर्स पर आए, बट क्योंकि हम फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज, बैंक्स के काफ़ी सारे नतीजे आ रहे हैं, एक ट्रेंड जो इस बार नतीजों में बन रहा है वो शायद चिंता दे सकता है, स्पेशली उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जिनका रिटेल एक्सपोजर ज़्यादा है। क्या हो सकती है ये चिंता? क्या है ट्रेंड जो अब तक के बैंक्स और एनबीएफसीज के नतीजे बता रहे हैं? जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी, बताइए क्या कंसर्न्स हो सकते हैं? बिल्कुल दीपांशु, अब तक के जितने भी फाइनेंशियल्स के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, एनबीएफसीज हो या बैंक्स हो, उसमें जो रिटेल पोर्टफोलियो है वहां से चिंता इस बार बढ़ती हुई दिख रही है। हम सब जानते हैं कि कोरोना के चलते काफी दिक्कत होती हुई दिखी थी, मोरेटोरियम भी होता हुआ दिखा था, लेकिन अब यहाँ से जो एनपीएस बढ़ते हुए दिख रहे हैं उसके चलते अब दोनों ही इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो एनबीएफसीज हैं, बैंक्स हैं, इनको थोड़ी सी ज्यादा चिंता होती हुई दिख सकती है। आप देखिए जो क्रेडिट कार्ड है इनके एनपीएस बढ़ते हुए दिखे थे। 2 व्हीलर्स, माइक्रो फाइनेंस और सीवी सेगमेंट में इस बार जो एनपीएस हैं ये सबसे ज्यादा आते हुए दिखे थे, और यहाँ से चिंता ज्यादा बढ़ती हुई दिख सकती है। इस बार एनबीएफसीज के कंज्यूमर लोन बुक में करीब 9 से 12% के डिफॉल्ट का अनुमान किया जा रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार, और निजी बैंकों के कंज्यूमर लोन बुक जो है उसमें हम देख रहे हैं करीब 5% से लेकर 10% तक के डिफॉल्ट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्रेडिट स्विस की जो रिपोर्ट है उनके अनुसार इस बार जो क्रेडिट कार्ड में जो डिफॉल्ट की संभावना है वो करीब 17% तक की होती हुई दिख रही है। साथ ही 2 व्हीलर्स में 21% तक की जो डिफॉल्ट की
संभावना है वो बढ़ती हुई दिख रही है। माइक्रो फाइनेंस में 10% और सीवी सेगमेंट में करीब 10 से 11% तक के डिफॉल्ट होने की संभावना बढ़ती हुई दिख रही है। रिटेल पोर्टफोलियो कभी इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं या दबाव नहीं आता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते ये चिंता काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है। स्पेशली हमने SBI कार्ड में देखा कि इस बार इनके जो नतीजे आए थे इसमें इनके जो NPAs है वो 1.5% से बढ़कर करीब 4.5% तक पहुंचते हुए दिखे थे। और बाकी बैंक्स में भी हमने देखा NBFCs में, जहाँ पे बजाज फाइनेंस है, यहाँ पे भी थोड़े से कंसर्न्स ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे थे। दीपांशु, तो ये एक सेगमेंट है जिसके चलते रिटेल बैंक्स जो रिटेल फोकस बैंक से यहाँ पे प्रेशर आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस पर नज़र नतीजों के लिहाज से। आइए बढ़ते आगे, 2:50 हो रहे हैं और वक्त है बसिन साहब से फिर मुलाकात करने का। देखते हैं उनकी BTSTT पिक्स। स्वागत है बसिन साहब आपका। बताएं सर एक बार अपडेट्स और साथ ही आपकी फ्रेश पिक्स कल के लिए। अपडेट ये सर, सुबह आपको 48 रुपए में भारती दिया था, 457 बिक हो गया। इंट्राडे प्रॉफिट बुक कीजिए। आपको BPCL दिया था, बने रहिए। BPCL रिजल्ट्स आर वेरी गुड। एक दिन पहले मैंने HPCL दिया था 70-72, वो आज न्यू हाई हमारा 78-30। रिजल्ट्स विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सन टीवी का है, वहां पे बने रहिए। और टाटा स्टील, ये सब मैंने दीज आर क्वालिटी स्टॉक्स टू बी ओन्ड। अब मैंने आपको इंश्योरेंस पे बहुत बुलिश हूँ, और आपको याद है मैंने HDFC लाइफ ठोक के कहा था 560, 565, 500, एंड दैट हैज बीन आउट परफॉर्मर। मुझे ICICI प्रू के रिजल्ट बहुत बढ़िया लगे। 406.7 है, 400 का स्टॉप लॉस रखिए, 445 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए ICICI प्रू। 445 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर करें आप खरीदारी। ये एकमात्र स्टॉक है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब। ICICI प्रू से याद आया, ICICI लोम्बार्ड भी नवंबर सीरीज से वायदा कारोबार में हो रहा है शामिल। ये एक और स्टॉक है जनरल इंश्योरेंस वाला है जो अब वायदा कारोबार का हिस्सा हो जाएगा, ICICI लोम्बार्ड। श्रीकांत जी जरा ICICI लोम्बार्ड के चार्ट्स देखकर ही बताइए क्या है रुझान। अनिल जी, वैसे ये स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद है, और इसका जो महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये स्टॉक ने डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन किया है, और चूंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर से नीचे आ रहा है, ये स्टॉक अपने लोअर लेवल्स पे ही खड़ा था। तो अब मुझे लगता है कि ये जो डबल बॉटम बना था, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था, उसके पीछे का जो रीज़न था वो रीज़न आ चुका है। तो प्राइस ऑलवेज फॉलोज न्यूज़, और न्यूज़ अभी आ चुकी है। तो मुझे लगता है शायद आने वाले दिनों में हम इसमें अच्छी तेज़ी देखेंगे। करंट लेवल से बिल्कुल पोजिशनल बेसिस पे इसे बाय किया जा सकता है। 1245 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1225 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट्स मिनिमम रखेंगे वैसे हम 1310 के। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक में वापस 1400 के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है ये स्टॉक। तो बिल्कुल करंट लेवल से लॉन्ग करें, थोड़ा पोजिशनल बेसिस पे भी लॉन्ग करें, और शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, तो 1400 की इवेंचुअल मूव के लिए तैयार है ICICI लोम्बार्ड। नजर रखिए, कल से ये वायदा कारोबार का भी हिस्सा बनने वाला है। लंबे समय बाद हम फ्रेश एंट्री देख रहे हैं जहाँ तक वायदा कारोबार के पार्टिसिपेंट्स का सवाल है, तो अच्छी खबर है। पर आइए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, स्पेशली वो नेम्स जिनका ग्लोबल एक्सपोजर थोड़ा हाई है। हम देख रहे हैं कि यूरोप में कोरोना की चिंता फिर से बढ़ रही है। पहले यूके ने रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाए, अब फ्रांस और जर्मनी के कंसर्न्स हैं, और अब बात ये भी चल रही है कि यूके में कुछ और नए रेस्ट्रिक्शंस आने वाले दिनों में लग सकते हैं। तो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इस नए रेस्ट्रिक्शंस, नए लॉकडाउन मेजर से प्रभावित हो सकती हैं, जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताइए किधर रहना चाहिए हमारा फोकस। बिल्कुल दिपांशु, देखिए जिस हिसाब से फ्रांस और जर्मनी में स्थिति वापस से गंभीर होती हुई नजर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर, उससे जो है कहीं ना कहीं जो ग्लोबल एक्सपोजर वाली कंपनियां हैं, खासकर जो यूरोपियन मार्केट्स में डील करती हैं, वहां पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आपको आता हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट अगर आप लॉकडाउन की स्थिति देखें तो फ्रांस में कल से जो है ये लॉकडाउन जो है रेगुलेटेड लॉकडाउन फिर से जारी किया जाएगा, और 1 दिसंबर तक ये शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज पर फोकस रहेगा। वहीं अगर आप देखें तो जर्मनी में 2 नवंबर से 4 हफ्तों के लिए ये लॉकडाउन रहेगा, और इसमें रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा, थिएटर्स वगैरह जो है वो बंद हो जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर जो यूएस के मामले भी हैं, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो लगातार जो है ये रेट बढ़ता हुआ जा रहा है, और कल अभी अगर आप देखें तो 80,000 से भी ज़्यादा नए मामले आते हुए नज़र आए थे, और 1,000 से ज़्यादा लोगों की जो है मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं फिर से चिंता का विषय यूएस और यूरोप दोनों जो रीजन्स हैं वहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पर सबसे पहला जो एपिसेंटर अभी फिर से बनता हुआ नज़र आ रहा है वो है यूरोप। और वहाँ पर अगर आप देखें तो मैस्टेक,
आईटी कंपनियां जैसे टाटा ELXI, साथ ही फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, इनका 40% से ज़्यादा रेवेन्यू जो है यूके यूरोप से आता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फोकस आपको रखना होगा। साथ ही मेटल स्पेस से टाटा स्टील आप देखिए 55% रेवेन्यू इनका यूरोप से आता है। और यही नहीं, अगर आप ऑटो कंपनियों की भी बात करें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मदरसन सुमी, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां 33 से 40% रेवेन्यू जो है वहाँ से जो है गार्नर करती हुई नजर आती हैं। और साथ ही TCS और टेक महिंद्रा की भी बात करें तो करीब करीब 30% रेवेन्यू वहाँ भी आता है। वहीं यूएस की अगर आप बात करें तो जो एक्सपोजर वाली कंपनियां हैं सबसे ज़्यादा उसमें माइंडट्री सबसे पहला है, करीब 77% रेवेन्यू इनका वहाँ से आता है। और बाकी तमाम IT कंपनियां 50 से 60% रेवेन्यू यूएस से ही प्राइमरली आता है, जैसे कि हम सब जानते हैं। पर वहीं अगर आप ऑटो कंपनियां देखें तो भारत फोर्ज, यहाँ पर नजर रखिए, फिर से इकोनॉमी पर संकट अगर आता है कोविड की वजह से तो इनका कारोबार पे काफ़ी बड़ा असर हो सकता है। जो 40% रेवेन्यू यूएस से आता है। और मदरसन सुमी ये भी एक और ग्लोबल ऑटो एंसिलरी कंपनी है जहाँ पर आपको ये इम्पैक्ट नज़र आ सकता है, क्योंकि यूरोप में भी इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त कोरोना को लेकर जो समस्याएं उनके चलते हुए भारतीय कंपनियों पर प्रभाव। जैन साहब, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, शुरुआत यूरोप से हुई, फिर अमेरिका और फिर बाकी सारी कंपनियों पर असर पड़ा। तो क्या जो यूरोप में ज़्यादा कारोबार करने वाली और अमेरिका में कारोबार करने वाली कंपनियां, उनमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए? देखिए, कॉशियस तो रहना चाहिए अनिल जी। देखिए, मार्केट्स भी जिन लेवल्स पे है, फिर आगे कोरोना की वजह से ये दूसरी बार आज एक अच्छी गिरावट आ रखी है, फिर तीसरा यूएस के इलेक्शंस भी है, स्टिमुलस के ऊपर भी नजरें है, भारत का स्टिमुलस भी है साथ में। तो इन सब को देखते हुए लगता है कि देखिए 11,600 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहां से बार बार घूम रहा है। सो और जिस तरीके से यूएस और यूरोप के एक्सपोजर की कंपनीज की बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पे भी देखिए जो अननेसेसरली लिवरेज कंपनीज है वहां पे ध्यान देना चाहिए कि वहां पे एक्सपोजर नहीं ले। मतलब मैं थोड़ा वो हो सकता हूँ कि जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, क्योंकि जिनके लिवरेज है उनका खर्चा और मीटर चालू रहता है, जिनके लिवरेज नहीं है उनके चलिए सिर्फ बिजनेस में ही फर्क पड़ता है। सो ओवरऑल आई बी कॉशियस एंड धीरे धीरे ही मैं मतलब बाइंग की राय दूंगा। अभी थोड़ा सा मैं वेट एंड वॉच और थोड़ा सा भी कॉशियस हूँ इन टाइप के स्टॉक्स को लेकर जहां पे डेट्स है। ओके, तो थोड़ा सा सावधानी रहें, थोड़ा सा कॉशियस रहें, ये ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। थोड़ी देर में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे जय ठक्कर, देंगे आपको कैश का ऑप्शन भी, और उसके बाद हम आपको बताएंगे। इस बीच बाजार बेहद अहम लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। जो क्लोजिंग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 11,650 निफ्टी पर और 24,075 बैंक निफ्टी पर। एग्जैक्टली इसी रेंज के आसपास बैंक निफ्टी 24,000 से 24,075 की रेंज है और 11,650 की लेवल है निफ्टी पर। उसके आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं बाजार इस वक्त। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छा मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है, उनमें से एक है इंडिगो, जो आज नतीजे देने वाला है और नतीजों के पहले 2% है मजबूत। श्रीकांत जी, इंडिगो के चार्ट्स पर दीजिए अपनी राय, नतीजों से पहले खरीदें या रिस्क ज़्यादा रहने दें? देखिए, वैसे रिस्क तो है बिल्कुल इसमें, और नतीजों के बाद लेना ज़्यादा एडवाइजेबल रहेगा। बट एक बात इसमें तय है अनिल जी कि इसने अपने जो एक लॉन्ग टर्म बॉटम को सेट कर लिया है, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये स्टॉक धीरे धीरे बढ़ते हुए वापस 1700 की और बिल्कुल जाएगा। तो करंट लेवल्स पे ऑलरेडी ये प्राइस मींस ये स्टॉक चल चुका है 1370 1380 के करीब, ये कई बार रुक चुका है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा रिजल्ट के बाद अगर कोई करेक्शन आए 1250 के करीब शायद, तो बेस्ट बाय रहेगा, और एक थोड़ी लंबी अवधि का नजरिया लेके इसे बाय करें। ओके, थोड़ा लंबी अवधि का नज़रिया लेकर यहाँ पर खरीदारी करिए। हालांकि खबरें दोनों तरफ की आ रही हैं। कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट आई है डेफिनेटली इनके लिए पॉजिटिव है, बट अभी भी इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक नहीं खुला है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स लिमिटेड कैपेसिटी पर ही काम कर रही हैं। तो थोड़ा रिकवरी अभी भी थोड़ा समय दूर है। पर अनलॉक से ही खुले एक और स्टॉक जहाँ पर अच्छा एक्शन दिख रहा है वो है जुबिलेंट फूड। सुमित जी, यहाँ पर जरा चार्ट देखिए, 1.5% की तेजी है, डेज हाई पर आया है 2200 के ऊपर जुबिलेंट फूड। क्या चार्ट है, कोई ट्रेड बनता है इस पर? दिपांशु, एक गिरावट के बाद स्टॉक के अंदर एक अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो इमीडिएट हर्डल है जुबिलेंट फूड में वो ऊपर में 2230 का है। 2230 का लेवल एक बार ऊपर में जुबिलेंट फूड में ब्रेक होगा तो उसके बाद ऊपर में 2300-2350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर बाइंग देखने को मिल रही है। जिन्होंने कर रखा है वो होल्ड करें, और जैसे ही 2230 का लेवल टूटता है तो उसके बाद फ्रेश खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, जिसमें 2300 से 2350 तक के लेवल जुबिलेंट फूड में फिर देखने को मिल सकते हैं।
ओके, तो नजर रखिए जुबिलेंट फूड पर, यहाँ पर अच्छा एक्शन बन रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छा एक्शन है। अनिल जी ने थोड़ी देर पहले HPCL पर बात करी थी, वहां पर देखें तो 4% की तेजी है। अब IOC भी थोड़ा थोड़ा एक्शन में आ रहा है, यहाँ पर ज्यादा बड़ी मूव नहीं है, बट डेफिनेटली स्टॉक अब पॉजिटिव हो गया है, तो वहां पर नजर रखिए। ऑयल एंड गैस स्पेस से रिलेटेड कंपनी पेट्रोनेट, वहां पर आप थोड़ा एक्शन देख रहे हैं, ये भी पॉजिटिव टेरिटरी में आया है, तो थोड़ा यहाँ पर मूवमेंट आते हुए दिख रहा है पूरे के पूरे ऑयल एंड गैस यूनिवर्स पर। यहाँ पर आप रखिए नजर। DLF यहाँ पर निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आई है। बंसल जी जरा इसका चार्ट देखिए, हालांकि अभी भी प्रेशर में 2% नीचे है स्टॉक, बट निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई है DLF में। क्या ये एक ट्रेड बन रहा है DLF में, या फिर क्लोजिंग है, एक्सपायरी है, इसलिए थोड़े एडजस्टमेंट चल रहे हैं? नहीं, देखिए दीपांशु, DLF का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, 153 का सपोर्ट था, सपोर्ट क्रैक हुआ, वापस थोड़ा सा उसके ऊपर आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा दीपांशु वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर 154 के ऊपर की डिसाइसिव क्लोजिंग आती है, 154 154 के ऊपर की डिसाइसिव क्लोजिंग आती है, तब ये मानना टेक्निकली उचित होगा कि एक बार को स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए यहाँ पर। ओके, ये है DLF पर आपके लिए राय। और इस बीच फार्मा कंपनियों के लिए एक बार फिर से अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक आदेश दिया है कोरोना में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को लेकर। पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ तैयार है वरुण दुबे, जो खबर भी बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे किन कंपनियों पर पड़ेगा असर। बताएं वरुण। देखिए अनिल जी, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ना एक नोटिस जारी कर दिया, और वो नोटिस सेंटर को दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि रेमडेसिविर और फेविपिराविर जो दवाई है, जो कि कोरोना के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, प्रॉपर अप्रूवल नहीं लिया गया है, और बिना अप्रूवल के इस्तेमाल हो रहा है कहीं काफ़ी जगह। यानी कि जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने को कहे गए थे, जो गाइडलाइंस फॉलो करने को कही गई थी, वो फॉलो बराबर नहीं हो रही है। और देखिए, क्योंकि कोविड आजकल इतना सबसे बड़ा टेंशन बना हुआ है, और उसमें अगर आप ऐसे प्रोटोकॉल्स को प्ले करेंगे और ऐसे अप्रूवल नहीं लेंगे, तो उसका इम्पैक्ट जो है सीधे कंपनीज पे होगा। और क्यों होगा इन कंपनीज पे? क्योंकि काफ़ी हद तक जो है ये कंपनीज दवा बनाती है और इंडिया में बेचती है, और सबके सब इन दवाओं पे डिपेंड है कोविड के ट्रीटमेंट के लिए। फेविपिराविर बनाने वाली कंपनी जो है वो है ग्लेनमार्क फार्मा, सिप्ला और लुपिन, और इसमें ग्लेनमार्क फार्मा का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। कुल सेल्स अगर आप देखें तो जून से सितंबर तक करीब करीब 140 करोड़ के आसपास की सेल हुई थी फेविपिराविर की, और इसमें से 80% मार्केट शेयर जो है केवल ग्लेनमार्क फार्मा का है। इससे ही बड़ी दवाई रेमडेसिविर जो है, उसकी पर मंथ अगर आप देखें तो 250 करोड़ के आसपास की सेल्स है, और इसमें जो डॉक्टर रेड्डीज है वो सबसे बड़ा प्लेयर है। अब ये नोटिस भेजी गई है, अगर ये प्रूव हो जाता है और ये मामला ज़्यादा लंबा चलता है, तो या तो इन कंपनीज के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, या तो कहीं ना कहीं इन कंपनीज को शायद बोला जाएगा कि आप इसको ना बेचे। ऐसा तो होना कम है, लेकिन हाँ, पेनल्टी लगाई जा सकती है। और फिलहाल जो सिचुएशन है, हो सकता है कि बहुत बड़ी पेनल्टी जो है इन कंपनीज पे लग सकती है। तो सीधे एक नेगेटिव खबर है, क्योंकि काफ़ी हद तक बड़ी सेल्स की उम्मीद इन दो दवाइयों से इस पूरे कोरोना काल में इन कंपनीज को थी। तो ये है इस वक्त बड़ी खबर इन तमाम फार्मा कंपनियों के लिए। जैन साहब, कैसे देख रहे हैं आप इन खबरों को? अब ये हमेशा का ही हो गया है, कभी लगता है कि इनकी ये दवाओं का इस्तेमाल करें, कभी लगता है नहीं करें, कभी करें तो कितनी करें। मतलब जब तक ये वैक्सीन नहीं आएगी तब तक हाँ ना के बीच में ही चलता रहेगा मामला। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि बोलते हैं कुछ फायदा नहीं होता है, कुछ लोगों ने ना करना शुरू कर दिया। सो ओवरऑल देखिए, ये फार्मा कंपनीज के साथ कभी यूएसएफडीए की गाज रहती है, अब सुप्रीम कोर्ट की भी आ गई, तो इतना बढ़िया माहौल चल रहा था डॉक्टर रेड्डीज को लेकर, और फार्मा स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे, बट वहां पे ये नेगेटिव न्यूज, और जो मैं वरुण जी को सुन रहा था तो वो सही बोल रहे हैं कि देखिए सेल्स तो बंद नहीं होगी, बट पेनल्टीज जरूर से लगेंगी। अब लेट्स सी, अब दिग्गज कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, और ऐसा भी नहीं है कि वो लोग मिस कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस करने के लिए ये लोग कुछ पास्ट में ऐसा, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंफ्यूजन में या कुछ उसमें होती है चीजें। तो लेट्स सी हाउ दे कंसीडर, क्योंकि ये बहुत बड़े नाम है रेड्डीज और सिप्ला, और ये सबको इतनी लाइटली ना तो सुप्रीम कोर्ट लेगी ना इंडियन गवर्नमेंट लेगी, और कुछ ना कुछ निकल के आएगा। क्योंकि देखिए, एक तरफ हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं, एक तरफ हम सारी कंपनियों को सपोर्ट करने की, और दूसरे में कुछ इंसेंटिव्स देते हैं, ये सब देते हैं, तो आप डिस्करेजमेंट तो जल्दी से नहीं करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट सर्टेनली पेनल्टी लगेगी और सेल्स पे डॉक्टर रेड्डीज के इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसीलिए भाव में भी दिख रहा है, बट स्टिल डॉक्टर रेड्डीज इज अ बाय ऑन डिक्लाइन। ओके, डॉक्टर रेड्डीज इज अ बाय ऑन डिक्लाइन, ये है आपके लिए सलाह।
वैसे थोड़ी नेगेटिव खबर आती हुई जहां तक पूरे के पूरे फार्मा पैक का और या कुछ फार्मा पैक कंपनीज के सवाल है। M&M इसने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लॉन्च किया है, ट्रियोजॉर। ये है इनका इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और इसकी शुरुआती कॉस्ट है ऑलमोस्ट 2.25 लाख रुपए। तो डिमांड कैसी आएगी वो देखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ हम मूव करते हुए देख रहे हैं और इसलिए आप एक इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर आते हुए देख रहे हैं M&M की तरफ से। स्टॉक आज वीक है और इस पर आज सेल कॉल्स भी आई हैं, सुबह से ही कमजोरी दिखा रहा है। श्रीकांत जी ने भी थोड़ी देर पहले इन्हीं लेवल्स पर सेल कॉल दी थी और उनका टारगेट 580 का है, बट शुरुआती कीमत है 2.73 लाख। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लॉन्च किया है M&M ने, ट्रियोजॉर। यहाँ पर आप रखिए नज़र रखिए कुछ और स्टॉक्स पर भी जहां पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। HPCL को लेकर कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद कुछ एक्शन आ सकता है अगले हफ्ते जब इनके नतीजे आएंगे, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा एक्साइटेड हो रहा है उस स्टॉक के लिए। पर गिरावट है BHEL में, ये एक स्टॉक है, बंसल जी काफी एक्टिवली ट्रैक करते हैं। बंसल जी, अच्छी गेंस के बाद एक बहुत ही बड़ा करेक्शन भी आया है। BHEL नतीजे अगले हफ्ते आने वाले हैं इसके, फिलहाल 4% नीचे है, यहाँ पर क्या करना चाहिए सर? दीपांशु, मेरी समझ से बिल्कुल इसको अवॉइड करना चाहिए। शॉर्टिंग की राय नहीं दे रहा हूं, बट अवॉइड करना चाहिए। टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है और यहाँ पे दीपांशु राय तभी रहेगी खरीदारी करने की जब यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। और जब भी इसमें पॉजिटिव क्रॉसओवर आएगा दीपांशु, क्योंकि पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में स्टॉक है, बट ये नहीं मालूम ओवरसोल्ड टेरिटरी में और कितनी करेक्शन आ जाए। बट जब भी पॉजिटिव क्रॉसओवर आएगा तो मेरी और कुणाल जी की कोशिश रहेगी कि इस पर एक कॉल दिया जाए और एक बार पॉजिटिव क्रॉसओवर आएगा तो 8 से 10% का अपमूव हमें लगता है कि देखने को मिल सकता है। एक मिनट तब पता चलेगा कि कैसे मार्केट। जी सर। ओके, BHEL यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। इसके नतीजे अगले हफ्ते आएंगे, बट कल आने वाले हैं IOC के नतीजे और यहाँ पर भी हमारी नज़र रहेगी। वरुण से पूछते हैं क्या अनुमान है इस बार IOC के लिए। बताइए वरुण, स्टॉक में थोड़ा थोड़ा निचले स्तरों से एक्शन आ रहा है, क्या अनुमान है? देखिए, निचले स्तर से तो एक्शन आना भी चाहिए क्योंकि BPCL के जो नतीजे आए वो काफ़ी अच्छे हैं और इनफैक्ट इस पूरे स्पेस में BPCL के नतीजे सबसे कमज़ोर रहने वाले थे और IOC के सबसे अच्छे रहने वाले थे। तो IOC से उम्मीदें जो है वो वैसे ही बढ़ गई है। वैसे भी उम्मीद अच्छे नतीजों की थी। दरअसल इस कंपनी की जो सेल्स है उसमें करीब 42% के आसपास का उछाल का अनुमान लगाया जा रहा है और मार्जिन में 180 बेसिस पॉइंट के आसपास का उछाल का अनुमान लगाया जा रहा है। 7% से बढ़ के करीब 8.8% पे मार्जिन का अनुमान लगाया जा रहा है और मुनाफा जो है करीब 46% बढ़ सकता है, 1900 करोड़ से बढ़ के करीब 2800 करोड़ के आसपास आ सकता है। देखिए, शटडाउन के कारण जो पेटकेम का एबिटा है उसमें थोड़ा गिरावट देखने मिलेगी। मार्केटिंग मार्जिन जो है वो शायद उतने नहीं गिरेंगे जितने BPCL का अनुमान था, हालांकि ये भी 8.6 से गिर के करीब 5% के आसपास आ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सबसे मेन यहाँ पे रहेगा ना इन्वेंट्री गेन, क्योंकि माना जा रहा है $2.50 प्रति बैरल के आसपास का इन्वेंट्री गेन जो है IOC को मिलने वाला है और इसी के चलते आपके जो प्रॉफिट्स और मार्जिन है इतने बढ़िया देखने मिलेंगे। GRMs करीब $3 प्रति बैरल के आसपास रह सकते हैं। तो वैसे ही अनुमान अच्छा था, BPCL के अच्छे नतीजों के बाद जो एस्टिमेट्स है वो थोड़े और बढ़ गए हैं। बिल्कुल, तो BPCL के अच्छे नतीजों के बाद एस्टिमेट्स थोड़े IOC के लिए भी बढ़ गए हैं। IOC पर भी एक्शन आ रहा है और HPCL पर तो एक बढ़िया तेज़ी आती हुई दिख ही रही है आपको, तो वहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र इस समय। GRMs $3 के करीब रहेंगे, ये अनुमान है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। लॉरस लैब्स, इसके भी नतीजे आए हैं और कुणाल जी अनिल जी, तो IOC इसके नतीजों पर नज़र है, HPCL में अच्छी तेज़ी हो रही है और कुछ कैबिनेट के अहम नतीजे भी, डिसीजंस भी सामने आते हुए दिख रहे हैं सर। बिल्कुल, और इस बीच नितिन जी हमारे साथ तैयार है हीरो या जीरो ट्रेड के लिए। तो हीरो या जीरो ट्रेड का बिगुल नितिन जी के लिए। बताइए नितिन जी। जी 11,650 की कॉल ऑप्शन लेंगे आज की, ये 16 रुपए में मिल रही है और स्टॉप लॉस इसका रखेंगे, हम स्टॉप लॉस रखेंगे फिर भी 4 रुपए का और टारगेट इसका रखेंगे करीब 35 रुपए का, क्योंकि ऑलरेडी ये अभी मूव आ गई है, बट 35 का टारगेट रखेंगे और स्टॉप लॉस हम 4 रुपए का रखेंगे।
तो यानी कि 12 रुपए की रिस्क है, 11,650 का इन द मनी कॉल ऑप्शन आज वाला आपको खरीदना है, ये नितिन जी की राय है। और 16 रुपए में लीजिए, 4 रुपए का स्टॉप लॉस, 35 रुपए के आसपास, यानी कि लगभग दुगुना हो सकता है। तो ये है आपके लिए बड़ी खबर, तो इस पर आपको करना है फोकस नितिन जी की तरफ से। निफ्टी पर हीरो या जीरो ट्रेड। नितिन जी, निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी पर भी कोई है? नहीं जी, निफ्टी का ही है बस। निफ्टी पर ओके, निफ्टी पर 11,650 का कॉल ऑप्शन खरीदिए 16 रुपए में, 4 रुपए का स्टॉप लॉस, 35 रुपए का टारगेट। ये है नितिन जी की राय आपके लिए ऑप्शन खरीदने के लिहाज से, यहाँ पर आप करिएगा फोकस। और इस बीच कुछ खबरें जो इंटरेस्टिंग आती है दिख रही है जो कैबिनेट की बैठक से। पहला तो ये कि शुगर के लिए 20% पैकेजिंग जूट बैग से होगी, तो जूट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से 20% पैकेजिंग जूट में करना ज़रूरी होगा। और अनाज के लिए 100% पैकेजिंग जूट बैग से ही होगी, तो जूट इंडस्ट्रीज़ के लिए ये बड़ी रिलीफ की बात है। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा ये है कि जो एथेनॉल के दाम हैं वो बढ़ाने का फैसला लिया है। तो ये दो बड़े फैसले अभी तक आज की कैबिनेट की बैठक में होते हुए दिखे हैं। ये है दो बड़े फैसले। तो दीप, इसके अलावा और कुछ खबरें आ रही है कैबिनेट की बैठक से? क्या क्या कुछ और एक्शन हुआ है? अनिल जी, एथेनॉल की कीमतें बढ़ाने के लिए मंजूरी मिली है और ऑफ कोर्स ये पैकेजिंग की खबर है। ये दो अहम फैसले आ रहे हैं। जहां तक अभी कैबिनेट के फैसलों का सवाल है, जावड़ेकर साहब भी ब्रीफिंग दे रहे हैं, तो सर नज़र रहेगी अगर वहां से कुछ और डिसीजंस निकल कर आते हैं तो। बट ये दो सेक्टर्स के लिए बड़ी खबरें आ रही हैं, जो शुगर स्पेस है और जो जूट स्टॉक्स हैं वहाँ पर हमें नज़र रखनी चाहिए। सर एक व्यू मैं कुणाल जी से लेने वाला था लॉरस लैब्स पर, क्योंकि अब इन सब के बीच में लॉरस लैब्स के नतीजे आए और काफ़ी अच्छे नतीजे हैं। मुनाफे में अच्छी बढ़त है, बल्कि लगभग 4 गुना से ज़्यादा मुनाफे में बढ़त आई है। और आय में भी हमने देखा है कि अच्छी बढ़त आती हुई दिखी है। 713 करोड़ 714 करोड़ से बढ़कर आय आई है इनकी 1140 करोड़ के करीब। कुणाल जी, लॉरस लैब्स थोड़ी ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आ सकती है, क्योंकि स्टॉक तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मर रहा है और नतीजे भी अच्छे हैं इसके। देखिए, चार्ट भी सुपर है बिल्कुल दीपांशु। एक रेजिस्टेंस मुझे नजर आती है 328 रुपए के आसपास, 325 का भाव है। 328 पार होगा तो इसमें एक फ्रेश मूव देखने को मिलेगा। लॉरस आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है। और 328 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो 340 के टारगेट से पोजिशनल बेसिस पर बाय करना चाहिए। फिलहाल थोड़ा वेट करें, 328 के ऊपर खरीदारी की राय रहेगी। ओके, तो ये जो कैबिनेट के फैसले हो इसके चलते ढेर सारे स्टॉक एक्शन में, और एक स्टॉक है शेवियट जो लगभग 9-10% की मजबूती के साथ इस वक्त आपको नजर आएगा। मुझे याद है जैन साहब ने इसे जेम्स के तौर पर भी रिकमेंड किया था। जैन साहब, राय दीजिए आप, कितनी बड़ी और गेम चेंजर खबर है ये इन कंपनियों के लिए? जी, कमाल है अनिल जी, आपको याददाश्त माननी पड़ेगी। एक्चुअली मैंने शेवियट दिया था और जबरदस्त वॉल्यूम्स भी होते उस दिन, और बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर आप पूरे जूट सेक्टर को देखें तो सबसे बढ़िया कंपनी मुझे जो लगी थी वो शेवियट थी, और मैंने इसलिए जैन साहब के जेम सीरीज में मैंने शायद सितंबर के मंथ में दिया था। एंड आई थिंक आज अच्छा खासा चलना चाहिए, और ये न्यूज बहुत पॉजिटिव है। देखिए, अगर शुगर सेक्टर को लेकर आज इतनी चीजें डोल आउट हो रही हैं, और शुगर सेक्टर को तो फायदा होना ही है, बट उसका बहुत बड़ा सरोगेट बेनिफिशियरी शेवियट एंड कंपनी रहेगी। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल स्टॉक में बाइंग करके चलना चाहिए, और मेरा जो टारगेट है स्टॉक के लिए वो 800 से लेकर 825 तक के टारगेट्स है आने वाले कुछ महीनों में। ओके, ये है 800 के आसपास के टारगेट आने वाले कुछ महीनों में आप लेकर चलें। आखिरी मिनटों में बड़ी अच्छी एक्शन होती हुई दिखी, और मेरे ख्याल से जो 11,650 का कॉल ऑप्शन हीरो या जीरो में नितिन जी ने दिया है 35 रुपये का टारगेट, वो डेफिनेटली 35 रुपये के टारगेट के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 11,680 ये बन चुका। तो इन द मनी कॉल ऑप्शन है, 30 रुपये का दाम तो हो गई, तो 35 रुपये का तो नितिन जी का हीरो या जीरो वाला कॉल ऑप्शन आपके लिए टारगेट हिट होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, 680 30 रुपये इस वक्त डेफिनेटली 30 से ज़्यादा ही दाम होगा, अभी भी 15 मिनट बाकी है, तो 35 रुपये का टारगेट आता हुआ नितिन जी की तरफ से। अब आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चले या फिर आप प्रॉफिट बुक करते चले, तो ये हीरो या जीरो ट्रेड नितिन जी की तरफ एकदम सही वक्त पर नितिन जी ने हीरो या जीरो ट्रेड दिया, जो 14 रुपये में आपके लिए दिया गया, माफ़ कीजिएगा 16 रुपये में दिया।
₹4 का स्टॉप लॉस, 35 का टारगेट। 35 का टारगेट हिट होता हुआ नितिन जी की तरफ से। मैं नितिन जी से एक बार फिर से दरख्वास्त करूंगा, जरा मुझे मैसेज करके बता दें, अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तो भी ठीक है, और प्रॉफिट बुक करना है तो भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बता दें। ये है आपके लिए आज का हीरो या जीरो ट्रेड। एक ही आया लेकिन बड़ा जबरदस्त आया। आइए, जय टक्कर हमारे साथ तैयार है कैश का ऑप्शन लेकर। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, सुबह हमने दिया था 11,700 का कॉल ऑप्शन खरीदने को, और इनफैक्ट वहाँ पे तो हमने प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह दे दी। इनफैक्ट वो काफ़ी अच्छी बढ़त हमें देखने मिली वहाँ पे। और अब अनिल जी, मैं फिर से वही कॉल ऑप्शन देना चाहूँगा, बिकॉज वो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो मैं कहूँगा अभी 155 के आसपास मिल रहा है। मॉर्निंग में हमने 160 के आसपास लिया था और 185-90 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी। अभी 155 में मिल रहा है, सो इसको खरीद कर चलना चाहिए। स्टॉप लॉस अनिल जी सेम रहेगा, 117 का ही स्टॉप लॉस रहेगा, तो 155 पे खरीदिए, 117 का स्टॉप लॉस। एंड यहाँ पे अब जो टारगेट्स बनकर आएंगे अनिल जी, वो पहला टारगेट बनेगा 197 का। 197 का पहला टारगेट बन रहा है। दूसरा टारगेट करीब करीब अनिल जी बन रहा है 210 का। सो ये दो टारगेट्स के लिए 155 पे 11,700 का कॉल ऑप्शन हम फिर से खरीद कर चलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में यही स्ट्रैटेजी रहेगी अभी। ब्रेकडाउन हमें देखने मिला है, तो जब ओवरसोल्ड टेरिटरी पे जाता है तो वहाँ पे बाउंस बैक देखने मिलेगा, और जैसे वो उछाल आता है प्रॉफिट बुक भी कीजिए, और वहाँ पे आप सेल पोजीशंस भी ले सकते हैं। तो ये सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डिक्लाइंस ये मार्केट रहेगा, और ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो एज ऑफ नाउ मुझे फिर से एक नीचे से रिवर्सल देखने मिला है, सो मैं कहूँगा कि यहाँ पे बाय करके चले ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, और जब जैसे ऊपर जाएगा नहीं और हमें चांस मिला और तो ये प्रॉफिट बुक भी करेंगे, और वहाँ पे पुट ऑप्शन की भी सलाह देंगे। मतलब आपको दोनों तरफ करना है, यही ना जय? एक बार पहले मैं बता दूं लोगों को कि आप क्या करें। 11,700 का अगले हफ्ते का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 155 में, 117 का स्टॉप लॉस, 197 का टारगेट, 197 का टारगेट। ये जय की राय है 11,700 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ का मौका मिलेगा, ऊपर आएगा तो पुट खरीदेंगे, नीचे आएगा तो कॉल खरीदेंगे, ऐसा? बिल्कुल अनिल जी, बिकॉज ओवरऑल जो हमें मार्केट इतने टाइम से देखने मिला, एक हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे थे, अब मुझे ऐसा लग रहा है लो टॉप्स लो बॉटम बनेंगे अनिल जी। जो हिसाब से इंडिकेटर्स में क्लियरली सेल क्रॉसओवर देखने मिला है, सो ट्रेंड शिफ्ट होते हुए नजर आया है अनिल जी। हायर एंड से वो 12,000 का एक रेजिस्टेंस बना, 12 से लेके 11,750 की एक रेंज थी, वो रेंज नीचे में ब्रेकडाउन दी है। सो अब ये रेंज नीचे धीरे धीरे शिफ्ट होगी जब तक एक रिवर्सल नीचे से ऊपर नहीं होगा। तो इसमें अनिल जी यही बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी कि जब भी कोई मार्केट हमें ओवरसोल्ड टेरिटरी पर नजर आए तो वहाँ पे हम खरीदेंगे एक बाउंस बैक के लिए, जो ऐसे हमने अभी खरीदा है बाउंस बैक के लिए, और जैसे वो बाउंस बैक खत्म होगा फिर से वीकनेस भी आएगी मार्केट में, तो हम वहाँ पे प्रोएक्टिवली पुट ऑप्शंस भी खरीदेंगे। और बैंक निफ्टी में क्या इरादा है? कुछ नहीं? बैंक निफ्टी अनिल जी मैं एज ऑफ नाउ अवॉइड करना चाहूँगा। बैंक निफ्टी हाउएवर मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में थोड़ा बाउंस बैक बेटर आ सकता है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ओके, निफ्टी बेटर लग रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी फिलहाल इस समय, बट डेफिनेटली नज़र रखिए दोनों तरफ के ट्रेड्स इस मार्केट में पॉसिबल हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि 24,100 के ऊपर अब आपको बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है, और निफ्टी में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी हुई है। इंडसइंड बैंक पर नज़र रखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं थोड़े निचले स्तरों से एक्शन आते हुए दिख रहा है। नतीजों का भी इंतजार है तो वहाँ पर भी एक्शन है। वोल्टास यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले खरीदारी आती हुई दिखी है, तो ये एक और स्टॉक है जो एक्टिव हो रहा है। जैसे जैसे हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स में आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। मैक्स फाइनेंशियल एक और स्टॉक है, निचले स्तर से अच्छी रिकवरी आई है। टेक महिंद्रा में खरीदारी हो रही है। HCL टेक्नोलॉजीज यहाँ पर देखिए सुबह भी हमने इसको हाईलाइट किया था, तब 828 के लेवल्स पर था, अब 840 के ऊपर ये स्टॉक भी आते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पर भी थोड़ा मूवमेंट आ रहा है। एक HCL टेक पर कॉल भी ले लेते हैं सुमित जी से। सुमित जी, 840 के करीब वापस आया है, ये पहले एक अहम सपोर्ट रहा था स्टॉक के लिए, क्या व्यू है? क्योंकि IT स्टॉक्स धीरे धीरे रिकवरी दिखा रहे हैं इस समय। दीपांशु, HCL टेक के अंदर जो ऊपर में रेजिस्टेंस बन रहा है चार्ट्स पे वो 850 का है। 850 का लेवल ब्रेक होने के बाद HCL टेक में वापस से एक तेजी का मूव देखने को मिलेगा। जब तक 850 नहीं तोड़ता तब तक थोड़ा सा वीकनेस रहेगा इसके अंदर, और नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 815 का है। 815 टूटने के बाद इसमें गिरावट और बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक एक बार वेट एंड वॉच करें, इसका कल का दिन और देखते हैं। 850 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट हुआ तो फिर एक अच्छा अपसाइड मूव HCL टेक में देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल, तो एचसीएल टेक पर नज़र रखिए, पर एक स्टॉक पर नज़र रखिए जिसके मूवमेंट से निफ्टी पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। काफ़ी समय से इसने परफॉर्म नहीं करा है। यूजुअली हम एक प्री अर्निंग्स रैली देखते हैं जो इस बार एटलीस्ट स्टॉक पर नहीं आई है, पर देखते हैं कि नतीजे इस बार कैसे रह सकते हैं जहाँ तक रिलायंस का सवाल है। वरुण बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ Q2 अर्निंग्स क्या है अनुमान? देखिए, साल दर साल अगर आप देखें ना तो नतीजे कमज़ोर रहेंगे, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको थोड़ा सुधार जरूर देखने मिलेगा। हमारा अनुमान है कि रेवेन्यूज़ में करीब 18-18.5% के आसपास का आपको अच्छा खासा जंप देखने मिल सकता है। वही कंपनी का जो एबिटा है उसमें 9% के आसपास का जंप होगा। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी के जो वॉल्यूम्स है उसमें कमी के चलते हुए जो रिफाइनिंग कारोबार है वहाँ आपको थोड़ा दबाव देखने मिलेगा, ये तो साफ बात है। लेकिन पेटकेम के जो वॉल्यूम्स है वहाँ अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। करीब 10% बढ़ोतरी का अनुमान इस कंपनी के पेटकेम के कारोबार से लगाया जा रहा है। जहाँ तक जियो की बात है तो वहाँ आय में करीब 4% के आसपास की बढ़ोतरी, मुनाफा करीब 9% बढ़ेगा। आरपूस पे नजर रखिए, क्योंकि भारतीय एयरटेल के जो आरपूस थे वो काफ़ी बेहतर थे। यहाँ रिलायंस में 141 से बढ़कर 144 तक आने का अनुमान लगाया जा रहा है आरपूस, लेकिन हो सकता है कि उसके अपर एंड पे आए, ये ज़्यादा बेटर है, तो 144 के आसपास आरपूस आ सकते हैं। कंपनी का जो रिटेल का कारोबार है वहाँ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो काफ़ी सुधार की उम्मीद है। बिक्री जो है 30% बढ़ेगी और एबिटा जो है उसमें करीब 80% के आसपास का उछाल देखने मिलेगा। तो कंपनी के जो नतीजे हैं उसमें जियो और रिटेल का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहेगा। इसके लिए कंपनी के नतीजे आपको थोड़े ठीक ठाक लगेंगे। एबिटा मार्जिन 150 बेसिस पॉइंट गिरेंगे, 19.1% से गिर के 17.6। मुनाफा 36% गिरेगा ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में करीब 5,000 करोड़ पिछले क्वार्टर में Q1 में करीब 5,000 करोड़ की कंपनी को अतिरिक्त आय हुई थी। अगर उसको हटा देंगे ना तो करीब 1.5% मुनाफा एक्चुअली बढ़ने वाला है। तो नतीजे अच्छे, खासकर जियो और जो कंपनी का ये रिटेल का कारोबार है ना वहाँ बेहतर प्रदर्शन होगा। ऑयल एंड गैस थोड़ा ठंडा रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए रिलायंस पर सवाल। जो कोर बिजनेस है ऑयल एंड गैस का, वहाँ पर थोड़ी ठंडी परफॉर्मेंस रह सकती है। देखते हैं जियो की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, क्योंकि भारती में भी हमने आरपूज में अच्छी बढ़त देखी थी और आज वोडाफोन के आरपूज से भी क्यूज लेंगे कि जियो का कारोबार कैसे परफॉर्म कर रहा है। पर आइए बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, मैं कहूँगा कि देखिए ओवरऑल क्रूड से बेनिफिशियरी जो भी स्टॉक्स है उसमें हमें एक अच्छी बढ़त देखने मिली। अब मॉर्निंग में हमने पिडिलाइट रेकमेंड किया था, उसमें भी बहुत ही अच्छी बढ़त देखने मिली कॉल ऑप्शन में, और वहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक करने की सलाह भी दी। अब मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL इसका कॉल ऑप्शन दीपांशु मैं कहूँगा कि लेकर चल सकते हैं नेक्स्ट सीरीज़ का। अगर मैं इसके रेट चेक करूँ तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नेक्स्ट सीरीज़ के 180 का कॉल ऑप्शन अगर हम खरीदते अभी तो करीब 11 रुपये 20 पैसे से लेकर 11 रुपये 50 पैसे की रेंज में मिल रहा है। 11.20 11.50 ये रेंज में आपको HPCL का कॉल ऑप्शन खरीदना है 180 का, जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है दीपांशु। इसमें पोजिशनल बेसिस पे मैं टारगेट्स थोड़े बड़े दूंगा, जैसे पिडिलाइट में भी हमने दिए थे, तो इसके टारगेट्स करीब पहला वाला टारगेट जो बन रहा है वो 17 रुपये 90 पैसे का है 17.90। दूसरा टारगेट जो बन रहा है वो 21 का है। तो ये दो टारगेट्स के लिए दीपांशु खरीद कर चलना है। यहाँ पे हम जो स्टॉप लॉस नीचे की तरफ प्लेस करेंगे दैट वुड बी समवेयर अराउंड 8 रुपीज़। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो बहुत ही बढ़िया है। ये क्रूड की गिरावट और भी आगे जाके आएगी ऐसा मुझे लग रहा है, जैसे मैंने मॉर्निंग में भी कहा था पिडिलाइट के लिए, तो उसके कारण हमें HPCL BPCL के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं BPCL के, तो ये सभी के लिए ओवरऑल शॉर्ट टर्म ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव होगा। और HPCL में खास कर अगर मैं बताऊँ तो एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हो रहा है, कंफर्म नहीं हुआ है, मैं प्रीएम कर रहा हूँ कि इसका ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ देखने मिलेगा। तो इसका मिनिमम टारगेट जो नेकलाइन का है ऊपर में वो 185 का होता है, और ये अगर ब्रेकआउट आ गया इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का दीपांशु तो लगभग ये 195 तक भी जा सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट को अच्छा आउट परफॉर्म करेगा, ये सारे क्रूड से बेनिफिशियरी जो स्टॉक्स है, तो उसमें से एक HPCL भी है। सो आई थिंक इसको खरीद कर चल सकते हैं। अगले हफ्ते हैं HPCL के नतीजे, बाजार में एक्शन बन रहा है, नजर रखिए स्टॉक पर। जय भी आपको ऑप्शंस के जरिए ट्रेड बता रहे हैं। पर आइए जल्दी से अब बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए और इस सीरीज की आखिरी स्ट्रैटेजी जान लेते हैं क्लोजिंग से पहले।
अनिल जी, ग्लोबल क्यूज में कोई बदलाव नहीं हुआ है सर। डाउ फ्यूचर सर अभी भी 150 पॉइंट्स ही ऊपर है, इसके यहाँ से ना तो ज़्यादा खरीदारी आई है ना गिरावट। नैस्डैक फ्यूचर्स ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, तो शायद आईटी पर वापस यूएस में रोटेशन दिखेगा, 1% ऊपर है। और यूरोप के बाजारों में थोड़ी खरीदारी आई है, लगभग आधे % की तेज़ी आपको यूरोप के बाजार भी इस समय दिखा रहे हैं। तो ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक हैं सर। बताइए, एक्सपायरी से पहले क्या करके जाना चाहिए? कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन बनी रहनी चाहिए या सर क्लोज कर दें सर? दीप बच गए। देखो, एक तो पहली चीज़ तो है कि 11,650 के नीचे बंद नहीं हो रहे हैं, तो ट्रेंड रिवर्सल वाला संकेत तो है नहीं। तो कम से कम ये है कि आप पॉजिटिव ट्रेंड में अभी भी बरकरार है और लोअर एंड पर आपने सपोर्ट लिया। जिस रेंज की हम बात कर रहे थे कि देखिए आज के लिए 11,525, 11,600 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है एक्जैक्टली 11,606 का ही लो बनाया है और वहाँ से 70 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा था। और नो डाउट 11,700 के नीचे बंद हो रहे हैं, लेकिन इतने खराब बंद नहीं हो रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़कर चले जाएं। पहली बात, बैंक निफ्टी भी आप देखिए 24,000 के नीचे बंद नहीं हो रहा है। 24,050, 24,075 सपोर्ट रेंज है बहुत स्ट्रॉन्ग बंद होने के हिसाब से। और इसीलिए आज हमने जो क्लोजिंग बेसिस पर तेजी का स्टॉप लॉस दिया था 11,650 और 24,000, दोनों ही नहीं ट्रिगर हुए। इंट्राडे वाले ट्रिगर हुए हैं क्योंकि 11,650 के नीचे आपका स्टॉप लॉस बनता था, 24,000 के नीचे बैंक निफ्टी का बनता था, वो ठीक है। तो क्लोजिंग बेसिस पर आप अपनी तेजी की पोजीशन अभी भी होल्ड कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि फिर से एक और वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन अमेरिका में हो सकता है। आज फिर से डाउ फ्यूचर्स भले ही 150 अंकों की मजबूती दिखा रहे हो, लेकिन बहुत भरोसा करना मुश्किल है कि ये 150 है वो 150 ही आपको बंद में मिलेगा। वैसे ही डाउ फ्यूचर्स आगे फिर आपको दिखेंगे, बड़ा मूव किसी भी तरफ आ सकता है, तेजी या मंदी की तरफ। जिस तरह का मार्केट है उसको देखकर ये सेंस लगता है कि आपकी शॉर्ट पोजीशन है, तो इन शॉर्ट पोजीशन को इन लेवल्स के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करके इंतजार कर सकते हैं। कल फिर से आपको गैप मिले तो ऊपर में बेचिए। तो जैसा अभी जय बोल रहे थे वो एकदम परफेक्ट है। नीचे आए आप कॉल खरीदिए, ऊपर आए पुट खरीदिए और कॉन्ट्रा ट्रेड करिए। वो तरीका ज़्यादा सही होगा जिससे आप पैसा बना सकते हैं। तो अभी चूंकि नीचे है तो वैसे तो ये कि एक्सपायरी का भी दिन है, ग्लोबल मार्केट वोलेटाइल है, फिर भी अगर किसी को ट्रेड करना ही है तो भी फिर वो कॉल ऑप्शन लेके जाए। मेरे हिसाब से इस तरह की वॉलेटिलिटी में जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हो, 3-4 दिन आप ट्रेड ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेहतर ये इंतज़ार करें, आराम करें। क्लोजिंग बुरी नहीं है, कमज़ोर है, लेकिन इतनी ख़राब नहीं कि आप सब कुछ जीरो करके निराश होकर सब बेच के चले जाएं। अभी तक कम से कम आज क्लोजिंग बेसिस पे बाजार ठीक चल रहे हैं। जी दीप। बिल्कुल, तो क्लोजिंग बेसिस पर बाजार ठीक चल रहे हैं। कई स्टॉक्स ने आपको पार्टिसिपेशन दिया है। ऑफ कोर्स कमज़ोर क्लोजिंग थी, ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि एक्सपायरी के साथ साथ वीक ग्लोबल क्यूज भी रहे हैं। कल भी शायद उतार चढ़ाव वाला एक्शन रहे, बट अहम लेवल्स को बाजार ने रिस्पेक्ट किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। स्टार ऑफ द डे पिडलाइट आपके लिए रहा है, HPCL, एशियन पेंट्स और अब बर्जर पेंट्स, यहाँ पर भी खरीदारी आ रही है। 5% ऊपर बर्जर पेंट्स है, फ्रेश एक अपमूव आई है स्टॉक पर और लाइफ हाई पर बर्जर पेंट्स क्लोज होता हुआ दिख रहा है। श्रीकांत जी, एक क्विक कॉल बर्जर पेंट्स पर क्लोजिंग से पहले, आज इसने भी अच्छा परफॉर्म किया है। बिल्कुल, इनफैक्ट दीपांशु, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी स्टॉक अगर काफ़ी ग्रेजुअली अगर अपने प्रीवियस हाई को अगर क्रॉस करता है तो वो स्टॉक में या तो री रेटिंग होती रहती है या तो वो स्टॉक में कुछ ना कुछ काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है या तो वो सेक्टरल परफॉर्मेंस में जा रहा है। तो क्लियरली ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे प्रदर्शन कर सकता है। तो थोड़ा एक लंबी अवधि का नज़रिया लीजिए, नेक्स्ट एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स का व्यू लीजिए। करंट लेवल से भी लॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि 630 ये ऑल टाइम हाई की प्राइस है ATH, और अगर आप इधर बाय करते हो तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर है वो 700 रुपये के हैं। तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करें और थोड़ा अगर और कभी नीचे आए तो बाय कर लीजिए। और एक साइकोलॉजिकल जो लेवल है 600 रुपये का, हम उसे स्टॉप लॉस पकड़ के चल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बर्जर पेंट्स, फ्रेश ऑल टाइम हाई पर स्टॉक क्लोज हो रहा है। बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, पिडलाइट, HPCL, क्रूड बेनिफिशियरीज, इंटरग्लोब एविएशन, कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आपने एक्शन देखा है। टायर स्टॉक्स उतना पार्टिसिपेशन नहीं आया, बट MRF उनमें से एक स्टॉक है जिसने आज अच्छा प्रदर्शन किया और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्टिव रहा है। काफ़ी एक्टिव सीरीज रही, हमने ज़्यादातर इस सीरीज़ में अच्छी गेन्स ही देखी हैं। इस हफ्ते को अगर आप थोड़ा डिस्काउंट कर दें तो काफ़ी मजबूत सीरीज़ वैसे ओवरऑल रही है मार्केट्स के लिए। निफ्टी पर 5-5.5% की आपने बढ़त देखी है।
आज का टॉप लूजर L&T, नतीजे ठीक ठाक थे बट डिविडेंड अनुमान से काफ़ी कम था और इससे स्ट्रीट निराश रही है। 5% की गिरावट के साथ बंद हो रहा है। टाइटन कल से गिरावट आ रही है, आज 3-3.5% नीचे। ONGC पर प्रेशर। अदानी पोर्ट्स अगले हफ्ते नतीजे, उससे पहले गिरावट। टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक नतीजों के बाद यहाँ पर अच्छी तेजी आई और उसके बाद काफ़ी तेज मुनाफा वसूली भी। HDFC ने निराश किया। मारुति सुजुकी के नंबर्स डिसअपॉइंटिंग थे। ITC वैसे भी अभी नीचे ही है। इंडसइंड बैंक ये भी 0.5% नीचे था। ओवरऑल यहाँ पर गिरावट आती हुई देखी। पर दूसरी तरफ एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, सुबह से ही अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, कोटक बैंक, यहाँ पर आपने अच्छी खरीदारी देखी है। तो अनिल जी, अच्छी सीरीज रही। अगर ये हफ्ता निकाल दे तो उसके अलावा तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी थी, बट डेफिनेटली थोड़ी कमज़ोर क्लोजिंग। इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट किए हैं सर। निकाले कैसे दीप? निकाल के क्या अगली सीरीज में डालें? तो ये हफ्ता इसी सीरीज में रहने दो। जैसी भी सीरीज हुई खत्म हुई, अगली सीरीज का अगली सीरीज में देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए 4 हफ्ते होते हैं और एक सीरीज में, इस वाले में तो शायद 5 था जहाँ तक मेरा अंदाजा है। तो 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती तो 5 हफ्ते वाली सीरीज भी बराबर नहीं होती, लेकिन फाइनली डन। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, 1 मिनट बचा है। आप सब लोग मार्केट बंद होने के बाद इधर उधर मत होइएगा, है ना। मार्केट बंद होने के बाद मैं आपसे सिर्फ 3 मिनट और लूँगा, सिर्फ 3 मिनट, और उन 3 मिनट में मैं आपको बहुत 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 इंटरेस्टिंग चीज़ सुनाने वाला हूँ। तो सारे एक्सपर्ट भी और हमारे सारे दर्शक भी कहीं नहीं जाएंगे। इन 3 मिनटों में आपके चक्षु खुल जाएंगे, आंखें खुल जाएगी, ऐसे आपको चीज़ दिखाने और सुनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ रहिएगा। सिर्फ बाजार बंद हो रहा है, मैं एक बार जल्दी से आपके लिए मार्केट क्लोजिंग का अपडेट दे दूँ, उसके बाद कुछ बेहद इंटरेस्टिंग आपके लिए आने वाला है। ओके, तब तक 11,675 ये है इस वक्त निफ्टी का लेवल। बैंक निफ्टी 135 अंक नीचे, बुरा नहीं है किसी भी लिहाज से। जिस तरह का 950 पॉइंट अगर डाउ गिरे और उस हिसाब से आप 0.5% ही कमज़ोर हो तो इसमें खुश होना चाहिए, अच्छा फील करना चाहिए, न कि खराब। बढ़िया क्लोजिंग होती हुई दिख रही है, भले ये हफ्ता थोड़ा सा ढीला ढाला रहा हो, उतार चढ़ाव भरा रहा हो आपके लिए। और सेंसेक्स आपका 167 अंक नीचे है, 39,750 के करीब आता हुआ। थोड़ा एक्शन आपके लिए यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। तमाम इंडेक्स में 0.5% की कमजोरी के साथ उम्मीद करें कि आज एक रिकवरी अच्छी देखने को मिले अमेरिकी बाजारों में, तो काम हो जाए। आइए इस बीच बता दूं मैं आपको कि जो यहाँ पर ओके फाइनली घंटी बज चुकी है और बाजार हो चुके हैं बंद। और बंद हुए बाजार में प्रोविजनल क्लोजिंग 60 अंकों का नुकसान निफ्टी पर, 132 अंकों का नुकसान बैंक निफ्टी पर, 177 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में। आइए अब आपको बाजार बंद होने के बाद का पहले एक्शन बता दूं और उसके बाद मैं आपको फाइनल क्लोजिंग भी बताऊंगा। शाम 6 बजे आरोग्य सेतु ऐप पर जो हंगामा मचा हुआ उस पर हम एक खास शो करने जा रहे हैं। आरोग्य सेतु सवाल क्यों? क्योंकि सरकार ने ये साफ कर दिया कि इस ऐप में कोई गड़बड़ नहीं है, इसे पारदर्शी तरीके से बनाया गया है। इस ऐप को NIC और IT मंत्रालय ने डेवलप और डिज़ाइन किया है। दरअसल ये हुआ कि एक RTI के जवाब में NIC ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाया है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। तब से ही आरोग्य सेतु ऐप पर प्राइवेसी, डाटा चोरी और जासूसी के आरोप लगने लगे थे। आज शाम 6 बजे हम इसी मसले पर करेंगे बातचीत, करेंगे सारा कन्फ्यूजन दूर, बताएंगे कि आरोग्य सेतु ऐप कितना सुरक्षित है और अगर मामला बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है। तो ज़रूर देखिएगा ये खास शो आरोग्य सेतु सवाल क्यों। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान होंगे। माई गव इसके CEO अभिषेक सिंह, यशोवर्धन आज़ाद पूर्व कमिश्नर सूचना आयोग, और साथ ही डॉक्टर प्रशांत माली जो जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं, वो आपको आसान भाषा में समझाएंगे। आपके भी मन में कोई सवाल है या आपकी राय है तो इस्तेमाल करें हैशटैग का आपकी खबर आपका फ़ायदा, इस पर आप हमें जरूर भेजिएगा। कल है शुक्रवार और शुक्रवार को आपको रहता है इंतज़ार मस्ती की पाठशाला का। तो पूरी देश दुनिया पर माहौल और बुखार चढ़ा है अमेरिका के चुनाव का। तो आइए कल हम जो शो करने जा रहे हैं मस्ती की पाठशाला, उसका टॉपिक भी अमेरिकी चुनावों के आसपास ही है, और वो ये कि हमारे तमाम एक्सपर्ट आपको ये बताएंगे ट्रंप की एक क्वालिटी जो आप सीखना चाहते हैं। क्योंकि जो बाइडेन को अभी आप इतना पहचानते नहीं, अगर जीते बने प्रेसिडेंट तो फिर देखेंगे, लेकिन ट्रंप साहब दूसरी बार किस्मत आजमाने की तैयारी में। तो हमारे एक्सपर्ट क्या फील करते हैं, कौन सी ऐसी एक क्वालिटी है जो उनके पास नहीं है ट्रंप के पास है और जो वो ट्रंप से सीखना चाहते हैं, ये होगा हमारा खास शो। अब आइए, अब जो विशेष 3 मिनट का 2.5 मिनट का होगा मुश्किल से, मैं जो आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसके लिए मैं कह रहा था कि ये करप्शन और भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई बुरी तरह से परेशान है। और अब आम आदमी का विरोध कहीं दर्ज नहीं होता,
दब जाता है। लेकिन जरा सोचिए क्या हो जब सरकार में बैठे हुए वरिष्ठ मंत्री भ्रष्टाचार से परेशान हो जाए। यहाँ टॉप मोस्ट मिनिस्टर, सरकार के एकदम टॉप मिनिस्टर, यहाँ केंद्र में रोड और ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर नितिन गडकरी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। और जब उनकी बोलने की बारी आई, ओह हो, जो वो बोले, क्या बोले और क्या जमकर बोले। तो आज रात 8:56 पर आप उनका पूरा वो भाषण सुनिएगा जिनमें उन्होंने सारे भ्रष्ट अधिकारियों की बैंड बजाई है। और इस शो का नाम है भ्रष्ट अधिकारियों पर गडकरी का बुलडोजर। बुलडोजर नहीं, बुलडोजर। ये बोलकर जो उन्होंने उनके ऊपर बुलडोजर चढ़ाया है उसकी एक झलक, एक नमूना, एक वानगी आप जरा इस वक्त सुन लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि 9:30 बजे 8:56 पर ये शो, ये पूरा स्पीच क्यों देखना। ये आंखें खोल देने वाला स्पीच है, ज़रूर देखिएगा। उससे पहले ये एक झलक सुनिए और देखिए। 2008 में तय हुआ था कि इस प्रकार से बिल्डिंग बनेगी। 2011 में इसको टेंडर अवार्ड हुआ और ये 200-250 करोड़ का काम 9 साल के बाद आज पूरा हुआ। 2011 से लेकर 2020 तक इस पे काम किया है। उनके संभव हुआ तो चेयरमैन साहब उन सब सीजीएम और जीएम इनके फोटो एक बार इस ऑफिस में जरूर लगा देना कि जिन्होंने 9 साल इस काम को केवल निर्णय न करने के कारण देरी की और इसके लिए उन्होंने जो 9 साल की देरी की, कम से कम उनका इतिहास भी सामने आए। और ये 200 करोड़ के काम के लिए हमने 10 साल लगाए। तो ये कहीं ना कहीं अभिनंदन करने वाली बात तो नहीं है। मैं आपके लिए तो कुछ कहूँगा नहीं, पर मुझे इस बात की शर्म आती है, इतना आपके सामने जरूर कहूँगा। हम लोग एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गधे और घोड़े बराबर हम लोग ट्रीट करते हैं। हमें भी देखना होगा कि हमारे काम के घोड़े कौन से हैं और गधे कौन से हैं। लीलानंदन जी के समय मैंने कहा था, अभी भी मैं कहता हूँ, अभी मुझे ये मेरे भी प्राइवेट सेक्रेटरी IAS ऑफिसर है, तो अब मुझे उनको पूछते हुए शर्म आती है कि क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे नॉन परफॉर्मिंग लोगों के साथ काफ़ी तीव्र भावना इस समय व्यक्त कर रहा हूँ। मैं कभी बिल्डिंग देखने के लिए आऊँगा, बेचारों ने काम तो किया होगा, पर मेरा पूरा मत बना है कि 80% डुबाने का काम तो तुम्हारे CGM और GM ने किया है। अभी भी कोई भी काम के लिए किसी भी मेंबर को फोन करो तो मैं वो बोलता है मैं देख के बताता हूँ। अब मैं मिनिस्टर होने के बाद अगर कोई MP मुझे मिलता है तो रोड की बात करता है तो मैं विदाउट रेफरेंस उसको बोलता हूँ यहाँ ये प्रॉब्लम था। तो कम से कम मुझे इतनी जानकारी हुई है तो मेंबर को क्यों नहीं होती है, मुझे आश्चर्य लगता है। तो मुझे अभी ये भी संकोच होता है कि आदरणीय राज्य मंत्री VK सिंह जी ने मेरा यशस्वी मंत्री करके उल्लेख किया। अब ये अगर बात बाहर जाती है, और मैं तो चाहता हूँ जानी चाहिए, मुझे भी एक्सपोज होना चाहिए, करना चाहिए मीडिया ने, और आपको भी पूरी तरह से उतारना चाहिए, और ताकि ये पूरा चौराही पर आ जाए, चौक पर, ताकि जो सच का सच और झूठ का झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और जिसको खाना है वो गालियां खाए लोगों की, जनता की, क्योंकि ये जनता की प्रॉपर्टी है। तो मैं इनका बैंड बजाता हूँ, और आपको जो ऐसे निकम्मे, नालायक और निगेटिव लोग हैं, वी आर कमिंग हियर फॉर टू गेट इट डन। हम काम करने के लिए आए हैं। हम लोग दुनिया भर की बातों को जोड़ जोड़ के केसेस बनाने के लिए और डिले करने के लिए नहीं आए। और मंत्री ने बार बार समझाने के बाद भी अगर अकल नहीं आती तो इनको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। इतना कठोर बोल रहा हूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो बहुत कुछ कोशिश कर रहा था, पर अच्छे भाव से तो कुछ होता नहीं, क्योंकि निर्णय नहीं होते। तो अब तो मैं भी समझने लगा हूं कि कुछ तो ठोक पीट करने के बिना नहीं होता। तो आपने देखा मोदी सरकार के सबसे वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक का दर्द चौंकाने वाला है। नालायक, निकम्मे, नेगेटिव सोच रखने वाले अफसर निकाल कर बाहर किए जाए।
अगर मंत्री जी खुद कहते हैं कि ये देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप कुछ चीज़ों को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये कि आप उसे एक्सेप्ट करें कि चीज़ें गलत है, नहीं तो हम डिनाइल मोड में रहते नहीं सब ठीक चल रहा है। तो कम से कम मंत्री जी ने सबसे पहले ये माना है, ये समझा है और ये एक्सेप्ट किया है और कहा है कि खुलेआम मीडिया में अगर ये बात जाए तो जाए। ये समझनी ज़रूरी कि अगर अफसर नालायक हैं, निकम्मे हैं, नाकाबिल है, नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं, काम अटकाने वाले हैं, तो उन्हें बाहर निकाल कर फेंकना चाहिए। ये पहली स्टेप है जिससे आप सिस्टम सुधार सकते हैं कि अब आप एक्सेप्ट करें, नहीं तो आमतौर पर हर मंत्री, हर बड़ा अधिकारी यही कहेगा मेरे यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ये एक आई ओपनर स्पीच नितिन गडकरी साहब की तरफ से जरूर देखेगा। ये तो मैंने छोटी सी झलकियाँ सुनाई, ऐसी आपको कई सारी झलकियाँ और आज रात 9 बजे सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। भ्रष्ट अधिकारियों पर गडकरी का बुलडोजर। जैन साहब, सुना होगा आपने झलकियाँ, हिला देने वाला है। कभी आपने ऐसा सोचा भी था कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर इस तरह की बात कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात और बहुत बड़े दिग्गज नेता है और बहुत पावरफुल मंत्री है, और जब वो बोलते हैं तो वाकई मजा आ गया। और इनफैक्ट देखिए जरूरी है, और उन्होंने देखिए मीडिया का राइट यूज किया है, और मीडिया के थ्रू अब हमारे चैनल पे जब हम दिखाएंगे तो देखिए वाकई में बहुत बड़ा। और आज अपने बहुत अच्छा किया कि ये पीक टाइम है जब लोग देखते हैं, शाम को तो देखेंगे ही देखेंगे अब इसको देखकर लोग बात, बट ये जो 3 से 3:35 3:40 तक तो हमें इंतजार रहता है। हम तो रोज देखते हैं कि अनिल जी आज शाम के शो के बारे में क्या बोलने हैं, बट आज वाकई में ये बहुत जबरदस्त था। और उन्होंने घोड़े, गधे, सारे टर्मिनोलॉजी जैसे हम रेगुलर बातचीत करते हैं वैसे किया। तो आई थिंक द शो विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड पक्का मैं देखूंगा और फिर से वापस से फीडबैक दूंगा अनिल जी। नहीं, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। आमतौर पर शाम को पॉलिटिकल डिबेट, राजनीति से हम परहेज करते हैं, हम अच्छे क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करते हैं और हमेशा हमारा इरादा ये रहता है कि पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, उसके अलावा अच्छी न्यूज़, खबरें, प्रॉपर्टी, टैक्सेशन, इससे जुड़े हुए आपको दिए जाएं। तो मैं जनरली राजनीति वाली चीज़ों को देखता और चैनल पे रखता नहीं, लेकिन कल देर शाम जब ये वीडियो लिंक मेरे पास आया तो मुझे लगा कि ये वाकई में एक ऐसी चीज़ है और इसमें कोई बहस और डिबेट नहीं है, सिर्फ प्लेन जो गडकरी साहब ने भाषण दिया वो आप सुनिए, आपको समझ में आएगा। आई ओपनर है। नहीं तो आमतौर पर हम आधा घंटा किसी राजनीतिज्ञ को देते नहीं हैं कि ठीक है वो सबका अपना अपना है, लेकिन जिस तरह की बातें उन्होंने कही है वो हर एक हिंदुस्तान को देखनी समझनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। कुणाल जी, क्या कहना है आपका? अनिल जी देखिए, जो उन्होंने खरा बोला है अनिल जी, और वो हर भारतीय अपने घर में बोलता है, अपने मित्रों के सामने बोलता है, लेकिन अनिल जी सार्वजनिक रूप से बोलने की हमारी ताकत नहीं है। तो अब देखिए, सरकार के इतने बड़े मंत्री अगर सार्वजनिक रूप से देश की जनता का दर्द सामने रख रहे हैं अनिल जी, तो इसमें सब लोगों की राय शामिल है। और हम सब मानते हैं कि अनिल जी इस तरह से जिस तरह प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं उनका अप्रेजल होता है, उन पर अगर मान लीजिए वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो तुरंत कार्रवाई होती है, तो वैसा ही सरकारी अधिकारियों के साथ भी होना चाहिए, तभी देश बदलेगा अनिल जी। और बिल्कुल इसमें उन्होंने कहा भी है, मैंने पूरा सुना है, उन्होंने ये भी कहा है कि सब अपनी अपनी सीआर बनाने में रहते हैं। सीआर का मतलब है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, और वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एक से दूसरे अफसर के पास जाती होगी। और उन्होंने ये कहा कि अब आगे जरूरत पड़ी तो सारे जीएम्स सीजीएम्स की सीआर रिपोर्ट मैं खुद अपने पास मंगाऊंगा और मैं बनाऊंगा। मतलब इस लेवल का दर्द और इस लेवल की चिंता और इस लेवल की बेबाक बात मैंने इतने सालों में कभी किसी मंत्री से सुनी नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, आज शाम रात 9 बजे ये शो ज़रूर देखें और देखकर आप अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा, ज़रूर रखिएगा। तो ये आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपकी क्या फीलिंग है, जो मंत्री जी कह रहे हैं उसके बारे में आपका क्या सोचना है। मस्ट वॉच। एक आध दिन कुछ क्रिकेट नहीं देखेंगे या एक आध दिन कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं देखेंगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ जाने वाला है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी है जो देश के लिए ज़रूरी है, देश की काम की है, वो भी देख लेनी चाहिए, जिससे कि आपको लगे कि हाँ अभी भी कुछ लोग हैं इस देश में जो सिस्टम को बदलना चाहते हैं और सिस्टम को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ डोंट मिस दिस इंटरव्यू नहीं है, स्पीच, मैं स्पीच कहूँगा, न कोई पॉलिटिकल डिबेट है न कोई इंटरव्यू है। ये सिंपल गडकरी साहब ने कल NHAI की जो बिल्डिंग बनी थी, उस बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के वक्त जो उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था, वहाँ पर जो स्पीच दिया, उस स्पीच को मैं ऐसे कैसे आपको सुनाने वाला हूँ, देखिएगा जरूर। चलिए, आप सभी से विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद दिल से आज इस बड़े दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल नई सीरीज़ की करेंगे शुरुआत, नवंबर का महीना, अब देखते हैं बड़ी सीरीज़ ये भी होगी।
इवेंट्स के लिहाज से, घटनाओं के लिहाज से, बाजार के मूड और माहौल के लिहाज से।